वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा आज हमने जो टॉपिक कवर करके चलना है दैट इज गोइंग टू बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैंडर्ड। ठीक है, केस स्टडी बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है बेटा वो देखने को मिलेगा व्हेन यू विल बी कवरिंग दिस स्टैंडर्ड। और इस दिस इज अ वेरी इजी रेदर स्कोरिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, हम पढ़ने कैसे वाले हैं वाले स्टैंडर्ड। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टीच यू अ टॉपिक फ्रॉम स्टैंडर्ड की एक समरी भी मैं बना के दूंगा। लेकिन व्हाट आई वांट कि देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स विच वी स्टडी डायरेक्टली फ्रॉम द बेयर टेक्स्ट। इन पर्टिकुलरली अगर मैं उसका नाम आपको बताऊं, वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अदर वन बीइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। ये जो चार स्टैंडर्ड है, ठीक है, मैं चाहता हूं हम जब भी पढ़ें वी स्टडी डायरेक्टली फ्रॉम योर बेयर टेक्स्ट। फायदा बेटा देखो तभी है अगर ये बेयर टेक्स्ट से आप पढ़ के चलोगे, राइट। क्योंकि अगर आपको वाकई ही ये स्टैंडर्ड समझना है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं बेयर टेक्स्ट से पहले उसके पीछे का बैकग्राउंड समझ लीजिए। आप क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चंस के अंदर जो केस स्टडीज बन रखी होंगी ना, यू विल रियलाइज कि जो केस स्टडीज बनी हुई हैं उसके अंदर वही लाइन यूज हो रही है या वही एग्जांपल यूज हो रहे हैं विच आर गिवन इन द बेयर टेक्स्ट। तो अगर हमने बेयर टेक्स्ट कवर कर रखा होगा तो हमारे लिए क्वेश्चन करना इजी रहेगा। क्या सर ये चैप्टर मुश्किल है? आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। गिन के स्टैंडर्ड के अंदर ना 5 से 6 चीजें हैं जो हमने पढ़नी है। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट द स्टैंडर्ड पहले तुम लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं कि इस स्टैंडर्ड के अंदर है क्या चीज। अगर इस स्टैंडर्ड की मैं माइंड मैप की बात करके चलूं, ठीक है, तो लेट जस्ट बिगिन विद द माइंड मैप ऑफ दिस स्टैंडर्ड। बेटा आप लोगों ने मेरे साथ एक चैप्टर कवर कर लिया है विच इज कॉल्ड शेड्यूल 3। पढ़ा था? शेड्यूल 3 के अंदर हम लोगों ने क्या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पढ़ा था। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर अगर याद हो तो हमने कुछ ऑर्डिनरी बिजनेस पढ़ के ऑर्डिनरी एक्टिविटीज वाला कुछ पार्ट कवर करा था, है ना। कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन बेसिकली कवर करा था और डिसकंटिन्यूइंग करा। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर पता है क्या होने वाला है? अच्छा, वहां पर कुछ ऐसा भी था क्या, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ऐसा कुछ भी पढ़ा था क्या? ठीक है, बस समझो कुछ चीजें अब यहां पे मैं रिलेट कर, इस चैप्टर को या इस स्टैंडर्ड को मुझे अगर बांटना हो तो आई कैन डिवाइड दिस स्टैंडर्ड इनटू 5 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज के अंदर? 5। पहली चीज जो इसके ऊपर मुझे फोकस करना है दैट इज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। पहली चीज जिसके ऊपर बेटा मुझे फोकस करना है वो क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अगली चीज जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ठीक है, देन मेरे को किस चीज के ऊपर फोकस करना है? प्रायर पीरियड आइटम्स। ठीक है, क्या चीज? प्रायर पीरियड आइटम्स। और अगली चीज जो मुझे फोकस करना है दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। एंड लास्ट वन इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो दीज आर द 5 थिंग्स विच आई हैव टू फोकस। दीज आर द 5 थिंग्स। गॉट इट? करें शुरू। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। बेटा जब भी हम कोई स्टैंडर्ड पढ़ते हैं क्या हर एक स्टैंडर्ड का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है? ठीक है, हम भी इस दुनिया में आए हैं तो बेटा हमारा भी कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, कुछ तो पर्पस होगा ना हमारे आने का भी। सिर्फ रील चलाने के लिए तो, देखने के लिए तो आए नहीं होंगे, राइट। तो हर एक स्टैंडर्ड का एक स्कोप है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का एक ऑब्जेक्टिव है। क्या स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है? कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ये, पहले सुनते जाओ फिर मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा। ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू स्टडी डायरेक्टली फ्रॉम द बेयर टेक्स्ट, तो पहले मैं बताऊंगा अच्छा पैराग्राफ में क्या लिखा होगा, फिर मैं पैराग्राफ पढ़ाऊंगा। तो इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 डिस्कस करके चलता है कि आप कैसे प्रेजेंट करके चलोगे, कैसे डिस्क्लोजर करके चलोगे। एक तो कुछ एक ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को, प्रायर पीरियड आइटम को, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर क्या होगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज का। तो मुझे बताओ, जब मैंने ये स्टैंडर्ड तुम्हारे साथ शुरू करा मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने कहा स्टैंडर्ड के अंदर मैंने तुम्हें 5 चीजें पढ़ानी है।
ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो जो पहली तीन चीजों की हम बात करके चल रहे हैं, तो पहली तीन चीजों के लिए मैं कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड ने बोल दिया कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मैं प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर बताऊंगा कि भाई इसको प्रेजेंट और डिस्क्लोज कैसे करूं। कह रहे हैं लेकिन जो बाकी दो चीजें कह रहे हैं मैं उसके अंदर तुम्हें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर तीनों बताऊंगा। ठीक है, बस ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, क्या ये स्टैंडर्ड टैक्स इफेक्ट के साथ डील करके चलेगा इन आइटम्स की? नहीं। ठीक है, टैक्स का जो इफेक्ट होगा इन आइटम्स के ऊपर, क्या उसके साथ डील करके चलेगा स्टैंडर्ड? आंसर है नो। ठीक है, तो पढ़े। देखो वो क्या कहता है बच्चे, देखेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सर्टेन आइटम्स इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। कह रहे हैं कि आप क्लासिफिकेशन और डिस्क्लोजर के बारे में बात करके चलते हैं ऑफ सर्टेन आइटम्स इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, सो दैट ऑल द एंटरप्राइजेस प्रिपेयर एंड प्रेजेंट सच स्टेटमेंट ऑन ए यूनिफॉर्म बेसिस। कह रहे हैं कुछ आइटम्स का स्टेटमेंट ऑफ P&L में ही पता के चल रहा है कि आप कैसे उसको क्लासिफाई करोगे, कैसे उसको डिस्क्लोज करके चलोगे, ताकि जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं वो एक यूनिफॉर्म मैनर के अंदर अपनी फाइनेंशियल जो है वो बना के चले। दिस एनहेंसेस द कंपेरेबिलिटी। इससे क्या होता है, कंपेरेबिलिटी बढ़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है। अकॉर्डिंगली दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्स classification and disclosure of extraordinary item, prior period item, and disclosure of the certain items within the profit and loss from ordinary activities। कि कुछ आइटम्स का डिस्क्लोजर जो है आप कैसे करके चलोगे जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से। इट ऑल्सो स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड डिस्क्लोजर टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अगर तुम इस स्टैंडर्ड के अंदर देखो तो क्या वही पांच बातें करी गई जो मैंने बोली, क्या वही पांच चीजें आ रही है ना? राइट। अब आते हैं स्कोप के ऊपर। कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड आपको कब लगाना चाहिए? दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड बाय एंटरप्राइज इन प्रेजेंटिंग द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो पहली आइटम कवर हो गई कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी से प्रॉफिट और लॉस कितना है। दूसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तीसरा, प्रायर पीरियड आइटम इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, and in accounting for changes in accounting estimates and disclosure of changes in accounting policies। तो मुझे स्टैंडर्ड के अंदर पांच चीजों के ऊपर चर्चा करनी है। वन इज द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, अदर वन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तीसरा प्रायर पीरियड आइटम, और चौथा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। कह रहे हैं दिस स्टैंडर्ड डील्स विद अमंग द अदर मैटर्स द डिस्क्लोजर ऑफ द सर्टेन आइटम्स ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। कह रहे हैं बाकी मैटर्स के साथ ये स्टैंडर्ड जो है ना बताता है कि कुछ एक आइटम्स का आप डिस्क्लोजर कैसे देके चलोगे। और कह रहे हैं जो ये डिस्क्लोजर बता के चल रहा है, दीज डिस्क्लोजर इन एडिशन टू द अदर स्टैंडर्ड। जो डिस्क्लोजर किसी और स्टैंडर्ड में दिए गए हैं उसके एडिशन में डिस्क्लोजर है। दीज डिस्क्लोजर आर मेड इन एडिशन टू एनी अदर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कि बाकी स्टैंडर्ड अगर कोई डिस्क्लोजर बोल के चल रहे हैं उससे और एक बता के चल रहा है। क्लियर है? कह रहे हैं दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कह रहे हैं जो टैक्स इंप्लीकेशन होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की, प्रायर पीरियड की, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की, जो फॉर विच एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट विल हैव टू बी मेड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस, उसके साथ ये स्टैंडर्ड डील नहीं करता। अब तक क्लियर है जो पढ़ा? आगे बढ़ सकता हूं? अब डेफिनेटली बेटा देखो, जब भी आपको स्टैंडर्ड पढ़ के चल रहे हो, स्टैंडर्ड समझ कब आएगा? जब उसका तुम्हें मीनिंग पता होगा, टर्मिनोलॉजी का। तो फर्स्टली वी नीड टू नाउ अंडरस्टैंड की टर्मिनोलॉजी है क्या चीज। ठीक है। सो आई विल स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है? एनी एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन एंटरप्राइज एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस and such related activities in which the enterprise engages in the furtherance of or incidental to or arising from these business activities। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक बार प्लीज मेरे साथ दोबारा से। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है? रिपीट करके चलेंगे। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं विच आर अंडरटेकन बाय एन एंटरप्राइज पार्ट ऑफ बिजनेस। यानी एंटिटी की मैं अगर यहां पे बांट के चलूं, आई कैन से इसके अंदर एक तो एंटिटी की बिजनेस एक्टिविटीज आ रही हैं। ठीक है, यानी जो भी वो बिजनेस कैरी ऑन करके चलता है उसकी जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो आती हैं। और ऐसी एक्टिविटीज आ जाएंगी जो रिलेटेड है और इंसिडेंटल है, जो रिलेटेड है और इंसिडेंटल है टू सच बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, टू सच बिजनेस एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज यहां कवर हो जाएंगी।
ठीक है। बेसिकली आप ऐसा समझ लो, ये वो एक्टिविटीज होती हैं बेटा जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज होती हैं, और सो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करके चल रहे हैं, स्टेशनरी का आपका बिजनेस है, तो आप स्टेशनरी का जब आप बिजनेस करके चल रहे हैं तो जो भी आप एक्टिविटीज करके चल रहे हैं, बाइंग ऑफ गुड्स, स्टेशनरी गुड्स, सेलिंग ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है, जो अभी आप खर्चे आप इनकर करके चल रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी इनकम आपकी आ रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वॉट एवर ट्रांजेक्शन यू आर डूइंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, वो सारी की सारी यहां पर क्या है, कवर हो जाएंगी। ठीक है, बोलो क्लियर होता है। चलो, अब बेसिकली एग्जांपल यहां पे देखिए, चलो, सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, स्क्रैप हुआ कुछ, आपने क्या करा, सामान मंगाया, क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी में मंगाया, बड़े बड़े कार्टन में आया, आपने सामान अपने उसमें सब में लगा दिया, तो जो कार्टन है वो तो वेस्ट है आपके लिए, जो कार्टन वेस्ट है आपने उसको बेचा, स्क्रैप है, तो सेल ऑफ स्क्रैप भी यहां पर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सैलरी का एक्सपेंस हो गया, आपने कोई प्रोविजन क्रिएट करी हुई है, ठीक है, या फिर इवन जो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है ऑन द फिक्स एसेट सेल, वो भी यहां कवर हो जाएगा। अब सर मुझे पता है यहां पर मन में क्वेश्चन आने वाला है, क्यों प्लस वन से हमेशा कुछ और सिखाया गया। अब मन में सवाल आता है, सर फिक्स एसेट को हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में थोड़ा ना बेचते हैं। एग्रीड, फिक्स एसेट आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब एज अ डेली रूटीन एक्टिविटी आप फिक्स एसेट नहीं बेचोगे। मैं कोई ये नहीं करूंगा कि हाँ जी तुम लोगों की क्लास यहाँ पे 2 बजे खत्म हुई, तो 2 बजे मैंने नीचे बंदा खड़ा करा होता है, मैं उसको कहता हूँ आजा बेटा ये बेंचेज जो है ले जा, बेच है, बेच दो इसको। फिर अब तुम्हारी अगली क्लास से पहले फिर सुबह यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे मैं नई बेंच लगा देता हूँ। मैं कोई डेली रूटीन में ये बेंचेज जो है नहीं बेच रहा, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या ये पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है? अगर तुम थोड़ा सा, ये इंसिडेंट टू बिजनेस नहीं है, अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा सा वाइडर सोचो, मेरा काम है स्टेशनरी का, अलॉन्ग विद दैट प्रिंटिंग एंड डॉक्यूमेंट सेंटर भी है, ठीक है, फोटो कॉपी की या प्रिंटिंग की मैंने एक मशीन रखी हुई थी, फिक्स एसेट फॉर्म। प्रिंटर जो है वो पुराना हो गया, अच्छा खासा टाइम हो चुका हुआ है, अब उसकी स्पीड कम हो गई है, या फिर उसकी कार्ट्रिज में कुछ मेजर इशू आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस क्वालिटी की प्रिंट मुझे चाहिए नहीं निकल रहा है, या चलो अदर ऑल्टरनेटिव, टेक इट इन द गुड सेंस, मैं कह रहा हूं कि मेरा डिमांड बढ़ गई, ठीक है, मेरे पास कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर साथ में आने लगे, कुछ बैंकिंग बैंक्स वगैरह से ऑर्डर आने लगे, उनको रेगुलर प्रिंट आउट चाहिए होते हैं फॉर्म्स वगैरह की चीजों के, ठीक है, तो अब मेरे पास जो प्रिंटर मेरे पास पड़ा हुआ उससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, या बुक प्रिंटिंग का काम साथ में मेरे पास आने लग गया, ठीक है, अब मेरे पास जो प्रिंटर पड़ा हुआ उससे प्रिंटर पर्पस सॉल्व ही नहीं हो रहा, उससे प्रिंट ही बड़े स्लो आते हैं, या उससे जो पर मिनट एक कैपेसिटी है ना प्रिंटर की कि इतने प्रिंटर निकाल पाएगा, ठीक है, तो अब सीरीज बात है, वो प्रिंटर मुझे लग रहा है नहीं यार ये मेरा ना पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, मुझे एक बड़ा प्रिंटर चाहिए, इससे हायर कैपेसिटी का प्रिंटर चाहिए। मैंने क्या करा, अपना प्रिंटर जो है उठा के बेच डाला और नया प्रिंटर मैं ले आऊंगा। तो बस मुझे बताओ, जो मैंने पुराना प्रिंटर बेचा उसके ऊपर जो भी मेरा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या तुम्हें नहीं लग रहा वो इंसिडेंटल टू इन नेचर ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही कर रहा हूँ? तो समझ में आया? मतलब तुम लेमैन की भाषा से सोचोगे, तुम कहोगे यार ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में थोड़ा ना होगा यार फिक्स एसेट बेचा, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, तुम सीए कर रहे हो बेटा, तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो, तुम्हें तो अपनी सोच को ऐसा रखना पड़ेगा ना। क्या फिक्स एसेट को बेचना क्या एक ऑर्डिनरी आइटम नहीं बन जाएगा? फिक्स एसेट को बेच के उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो भी क्या बन जाएगा बेटा, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी आइटम ओनली। क्या ये चीज समझ में आती है? ठीक है, चलो सर फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो इनकम और एक्सपेंस है दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस that are clearly distinct from the ordinary activities of enterprise and those are not expected to recur frequently or regularly। कहना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो एक्टिविटीज है जो क्लियरली डिस्टिंक्ट है, ठीक है, जो आपको क्लियरली पता लग रहा है कि हाँ यार ये तो अलग ही आइटम है, एंड ये एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी तो समझते हो ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब सारे समझते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, जनरली लो होगी। लेकिन वो ये कहता है कि आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी को क्राइटेरिया नहीं मान के चल सकते, इफ इट इज नॉट ओनली द फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी द क्राइटेरिया टू जज। तो अब बात आती है कि सर कोई एक्टिविटी ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो उसको कैसे पता लगेगा? इट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द
प्रोफेशनल जजमेंट। वहां प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होगी क्लासिफिकेशन के लिए कि आप किसी को ऑर्डिनरी मानो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानो। ठीक है, चलो लेट जस्ट टेक एन एग्जांपल, अर्थक्वेक। क्या लगता है तुम लोगों को, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सारे एग्री कर रहे हैं कि अर्थक्वेक इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चलो मैं सर्कमस्टांस चेंज कर देता हूं। इंश्योरेंस कंपनी के लिए अर्थक्वेक बताओ, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? समझ में आ गया कि क्या होने वाला है? तो यू कैन नॉट क्रैम कि अच्छा ये ऑर्डिनरी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नो। यू हैव टू सी द नेचर ऑफ द बिजनेस। आपको देखना पड़ेगा। अब अर्थक्वेक के लिए किसी ने क्लेम मांग लिया, ठीक है, ये अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, इंश्योरेंस वालों के लिए तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही नहीं, उनके लिए तो ऑर्डिनरी है। अरे काम ही उसका इस चीज का कि भाई अर्थक्वेक आया, यही तो कह के बेच रहे होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट जो बेचते हैं, ठीक है, वो क्या कह के बेचते हैं, कहते हैं कि कल को देखो भी अर्थक्वेक अगर आता है या फ्लड आता है, ठीक है, तो आपका नुकसान होगा। जैसे अगर आप देखोगे, चलो हम लोग तो यहाँ पर जिस एरिया में रह रहे हैं, यहाँ पर फ्लड्स के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट यहाँ की ऐसी है कि यहाँ पर फ्लड का आने का चांस नहीं। आसपास कोई वोल्केनो है, कोई है जिसके घर के आसपास वोल्केनो है? ज्वालामुखी नहीं है किसी के आसपास, है? तो सीधी सी बात है कि यहां तो है, नहीं हो सकता, है ना? लेकिन मुझे बताओ, अगर आप उड़ीसा वाला एरिया देखोगे या कोस्टल एरियाज के पास देखोगे, क्या वहां पर फ्लड बहुत कॉमन है? यस सर, वहां पर फ्लड आने के चांसेस होते हैं। जो जब हैवी रेन्स होते हैं, हर साल आप देखते हो कि कहीं ना कहीं फ्लड आती है। ठीक है, हिमाचल, एक टाइम पे था जहां पर हिमाचल में फ्लड्स नहीं आती थी, दिस इज द फैक्ट। लेकिन अगर तुम रिसेंटली देखोगे, तो आइदर इन हिमाचल और उत्तराखंड और जम्मू वाली साइड आप कहीं ना कहीं देखोगे, इवन माउंटेन्स एरिया में फ्लड्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? डिफोरेस्टेशन की वजह से, राइट? क्योंकि जब सॉइल की इरोजन होना शुरू होगा, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट रहेगा। ठीक है, अब एक समझो, जो फ्लड्स हैं वो उड़ीसा में लोग बहुत कॉमन करवा के चलते हैं, वो इंश्योरेंस लेके चलते हैं, हम नहीं लेंगे इंश्योरेंस, लेकिन वहां तो लोग लेते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो ऑर्डिनरी है, बस इतना समझ लो। आगे बढ़ो, चलो। गवर्नमेंट से रिफंड मिला, गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड मिला, एस्ट 12 पढ़ाया था, क्या बताया था, ऑर्डिनरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट मिली हुई थी, मुझे रिफंड करना पड़ रहा, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्यों? कोई ना कोई वायलेशन करी होगी, कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तब मुझे सरकार को पैसा वापस करना पड़ रहा है, नहीं तो कौन सरकार को पैसा, पहली बात सरकार से पैसा लेनी बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलो अगर ग्रांट अगर मिल भी गई है और उसको वापस करना पड़ जाए, तो इट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, मान लेते हैं किसी के ऊपर किसी ने कोई फ्रॉड कर दिया, कोई स्कैम कर दिया, ईडी उडी की रेट रूट बढ़ गई, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, उसकी उठा के सारी प्रॉपर्टी अटैच कर दी। क्या कहते हो, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कोर्स में सुना है क्या, नहीं उसकी तो सारी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, हाँ, बैंक खाते क्लोज हो गए थे, हाँ जी हाँ जी, परसों मेरा भी होना चाहिए है। ठीक है, समझ आ गया? तो दिस इज ऑल्सो ऑर्डिनरी। क्लियर? अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो अब ये चीज समझो, ये यूजुअली एक्सपेक्टेड नहीं होता कि ये एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ले जाएंगे। लेकिन अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वन एंटिटी, वन थिंग कैन बी एन ऑर्डिनरी फॉर वन एंटिटी बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर अदर। अब फ्लड है, वो एक अर्थक्वेक है, वो किसी नॉर्मल बिजनेस के लिए क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन इंश्योरेंस वालों के लिए वो क्या है, ऑर्डिनरी है। चलो, हाँ जी, कोस्टल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, हाँ जी। के लिए तो ये ऑर्डिनरी हो गया। बच्चे देखो, डिपेंड ऑफ कोर्स करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर। मैं आपको एक क्लियर स्टेटमेंट में नहीं बोल सकता कि यस उनके लिए ऑर्डिनरी ही होगा, ठीक है, लेकिन यस देयर आर सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाज व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड जहां पे कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती है, तो उनके लिए वो फिर ऑर्डिनरी हो जाता है। ठीक है, जैसे जापान की बात करके चले, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ आते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उनके लिए अर्थक्वेक, उनको कोई लगता ही नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनके लिए रोजगार। ठीक है, उनके लिए हर तीसरे चौथे दिन का है, छोटे मोटे अर्थक्वेक को आते रहते हैं। ठीक है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए ऑर्डिनरी टाइप हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखोगे फ्लोरिडा, कहां पर है फ्लोरिडा, यूएस में। फ्लोरिडा जो है वो जिस एरिया में फॉल करता है, वहां का जो एनवायरमेंट है, कोस्टल एरिया, जो भी सी एरियाज आसपास है, तो वहां पर ना हरिकेन्स बहुत कॉमन है। हरिकेन क्या होता है, एक तरीके का मतलब सुनामी टाइप कह लो, भाई कह लो, वाटर से रिलेटेड कुछ एक कैलेमिटी है। अब हरिकेन इज वेरी कॉमन फॉर फ्लोरिडा। ठीक है,
तो अब सीधी सी बात है, अगर एक इंडियन कंपनी के एंगल से सोच के चलोगे, तो इंडियन कंपनी के एंगल से अगर वो आता है हरिकेन, अगर हरिकेन आता है तो उनको तो कोई फर्क नहीं, उनके लिए तो भाई क्या है, इंडियन कंपनी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन क्या यूएस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? नो, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। जो एक्स्ट्रा सबको तीन कॉपी मिली, क्या नहीं मिला बेटे? एक बार चेक करो, आपको बेटा तीन फाइल होनी चाहिए, क्वेश्चन बैंक, एक बेयर टेक्स्ट और एक प्लेस केस प्लेस। ठीक है सबके सामने? चलिए, समझ में आ गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या? डन। तो हरिकेन्स जो है वो बहुत लाइकली है कि हिट करेंगे ही करेंगे फ्लोरिडा में, और बार बार हिट करेंगे, उनके लिए वो क्या है, ऑर्डिनरी बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं? अच्छा, प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है? अब तुम लोग बताओ, तुम्हारी नजर में प्रायर पीरियड आइटम क्या है? पिछले साल से रिलेटेड आइटम। चलो, ओके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिसमें मुझे बताना क्या वो प्रायर पीरियड है या नहीं है तुम्हारी नजर। सैलरी थी, रिवाइज कर डाली, सैलरी थी, रिवाइज कर डाली, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स, ठीक है, बढ़ा दी सैलरी। बोलो प्रायर पीरियड है या नहीं? क्यों नहीं है? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बेटा पिछले से, बैक डेट से, फिर तो है। नहीं है। है? नहीं है? क्यों नहीं है? वो सैलरी तो उतनी मिलती है, सैलरी उतनी मिल रही है? मतलब जितनी पहले थी उतनी मिलती है, जो बढ़ाई डिवाइस की है उसके हिसाब से नीचे होने में। क्यों नहीं हो रहा? मैं कह रहा हूं कि मैंने आज सैलरी बढ़ाई, ठीक है, और मैं कह रहा हूं मैं सैलरी बढ़ा रहा हूँ वो 1 जनवरी 2025 से बढ़ा रहा हूं। मेरा फाइनेंशियल ईयर तो 31/7/25 को क्लोज हो गया था, तो जो जनवरी से मार्च वाली सैलरी है वो बढ़ाई तो आज की डेट में, ठीक है, ऑफ कोर्स आज जाएगी, लेकिन है तो पिछले साल से रिलेटेड। तो क्या तुम इसको प्रायर पीरियड आइटम में बोलोगे? नहीं, यस और नो? नहीं बोलोगे? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? चलो, अब आंसर सुनो क्या है। दिस इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। क्यों नहीं है? अब लॉजिक बताओ, क्यों नहीं है प्रायर पीरियड? फर्स्ट जनवरी 2025 से, ध्यान से सुन बेटा क्वेश्चन, मैं अभी 2026 की बात कर रहा हूं, मैंने बोला कि मैं रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जनवरी 2025 से सैलरी बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मतलब देखा जाए तो 2 फाइनेंशियल ईयर कवर हो गए इसके अंदर, एक तुम्हारा 24-25 और दूसरा तुम्हारा 25-26, 25-26 तो चल रहा है। मेरे को बस ये बता दो, 24-25 के 3 महीने फॉल कर रहे हैं, जो 24-25 के 3 महीनों की सैलरी बढ़ी है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, वो प्रायर पीरियड है या नहीं है? बस मैं तो इतना पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। क्योंकि दी तो उतनी ही थी जितनी पहले थी। चल, अब सुनो, ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। क्यों नहीं है? प्रायर पीरियड आइटम की एक डेफिनेशन है। अब जो बच्चा लॉजिकली नहीं चलेगा, वो तो कहेगा प्रायर पीरियड आइटम है, क्यों पिछले साल से रिलेटेड है, वो तो दिमाग में एक चीज घुसा के बैठा है, मतलब पिछले साल से रिलेटेड है प्रायर पीरियड। प्रायर पीरियड आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंस which arise in the current period as a result of error or omission in the preparation of the financial statement of one or more prior period। कह रहे प्रायर पीरियड आइटम वो इनकम और एक्सपेंस है जो करंट पीरियड में अराइज हुई है। किस वजह से अराइज हुई है? क्योंकि पिछले साल भाई कोई एरर हो गया था, कोई ओमिशन हो गया था, अरे भाई रिकॉर्ड करना भूल गए थे, या कोई गलती हो गई थी, उस वजह से हम अब इसको इस साल लेकर आ रहे हैं, किसमें? इन द प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंट, इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। बोलो समझ आया? आगे बोलो। अगला क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब ये भी बताना पड़ेगा है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कैसे लेके आया था थोड़े दिन पहले, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल प्रूडेंस, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालने के लिए कॉस्ट के अलग अलग मेथड्स, तो ये सब क्या है आपका? अकाउंटिंग पॉलिसीज। बोलो क्या यहां तक समझ में आया? पक्का?
अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलो, अब अगला क्या आता है बेटा, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। वो क्या कहता है कि जितनी भी आइटम्स है, ऑल द आइटम्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंस which were recognized in the period should be included in the determination of the net profit or loss for the period unless an accounting standard requires or permit otherwise। कह रहे हैं यानी जितनी भी आइटम्स हैं इनकम या एक्सपेंस की, जो कि आपने रिकॉग्नाइज करी हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, सीधी भाषा में बोलो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी तुमने इनकम या एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करके चला है, कह रहे हैं वो उस पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होना चाहिए। कह रहे हैं अगर कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है या परमिट करता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट, तभी आप वैसे डिफरेंट करके चलोगे, अदरवाइज नहीं। समझ आया? किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कुछ और बोल रखा है, तब आप उसके साथ अलग ट्रीटमेंट करके चलोगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? चलिए अब आगे। अब वो कहते हैं कि नॉर्मली जितनी भी आइटम्स होती है इनकम और एक्सपेंस की विच आर रिकॉग्नाइज इन द पीरियड आर इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। कह रहे हैं इसके अंदर इंक्लूड क्या होगा, दिस इंक्लूड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। कह रहे हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी आएंगी, और अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर चेंज हुआ है उसका इफेक्ट भी आएगा। अब वो कहते हैं कि जो ये नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड होता है कंप्राइज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ईच ऑफ विच शुड बी डिस्क्लोज ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बस मुझे बताना, तुमने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पढ़ा हुआ है क्या? वहां पर हमने पढ़ा नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का अलग से ट्रीटमेंट। तो वो क्या कहता है कि आप प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम किस पे दिखाओगे? फेस के ऊपर आप दिखा के चलोगे। बोलो क्लियर होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट अभी पढ़ाऊंगा, बेफिक्र। थोड़ा सा सब्र। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एक टॉपिक है, जस्ट थोड़ा सा सब्र रखेंगे, ठीक है? तुमसे ही पूछना है क्वेश्चन, मैंने बताओ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ठीक है? तुमसे ही पूछने वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा सा बस पेशेंस करेंगे आज की क्लास में। चलो आगे बढ़ो। अब अगला क्या आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहां तक समझ में आया सभी को? पक्का? अगला क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एज अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। कह रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो आपको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आपको दिखाना चाहिए, पार्ट होना चाहिए नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी है फॉर द पीरियड। कह रहे हैं जो भी नेचर है और जो अमाउंट है हर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, कह रहे हैं आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, सो दैट उसका इन अ मैनर दैट इट्स इंपैक्ट ऑन द करंट प्रॉफिट और लॉस कैन बी परसीव। कि उसका इंपैक्ट करंट प्रॉफिट और लॉस के ऊपर क्या पड़ रहा है वो हमें पता लगे। बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, कि आपको उसको पीएनएल के अंदर क्या करना चाहिए, सेपरेटली दिखाना चाहिए, ताकि उसका जो भी इंपैक्ट पड़ रहा है प्रॉफिट या लॉस के ऊपर वो हमें पता लगे। बोलो क्या यहां तक क्लियर होता है? ठीक है। अब कहते हैं वर्चुअली जितनी भी आइटम्स होती हैं इनकम और एक्सपेंस की, वो क्या होती है, इंक्लूड होती है इन डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड अराइज इन द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज। Therefore, only on the rare occasions does an event or transaction give rise to extraordinary item। कह रहे जितनी भी आइटम तुम पीएनएल में लिखते हो, कह रहे वो वर्चुअली क्या है, सारी ही ऑर्डिनरी है। कह रहे बहुत रेयर सर्कमस्टांस में ऐसा होगा कि कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन ऐसा है विच विल गिव राइज टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बने। ठीक है। कहते हैं वेदर एन इवेंट और ट्रांजैक्शन इज क्लियरली डिस्टिंक्ट, whether an event or transaction is clearly distinct from the ordinary activities of the enterprise is determined by the nature of the event, कि इवेंट का नेचर क्या है या ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है इन रिलेशन टू द बिजनेस और ऑर्डिनरी कैरिड बाय द एंटरप्राइज रेदर देन द फ्रीक्वेंसी विद विच सच इवेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अकर। साफ साफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो इवेंट है या ट्रांजैक्शन है, क्या वो क्लियरली डिस्टिंक्ट है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो है बिजनेस की, ठीक है, उससे क्या क्लियरली डिस्टिंक्ट है, ठीक है, उससे डिटरमिन करके चलेंगे रेदर देन बाय द फ्रीक्वेंसी। कह रहे ये नहीं देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है उस इवेंट की। देयरफॉर कहना है एन इवेंट और ट्रांजैक्शन मे बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर वन एंटरप्राइज। ऐसा हो सकता है कि एक इवेंट या एक ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एक एंटरप्राइज के लिए, बट नॉट सो फॉर फॉर अनदर एंटरप्राइज बिकॉज द डिफरेंसेस बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, की उनकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के बीच क्या है, डिफरेंस है।
Example, losses sustained as a result of the earthquake may qualify as an extraordinary item for many enterprises. However, claim from the policyholder from an earthquake do not qualify an extraordinary item for insurance enterprises. बोलो, जब मैंने पहले टॉपिक पढ़ाया, क्या मैंने भी सिमिलर एग्जांपल पहले ही नहीं दे दिया कि अर्थक्वेक से जो देखो नुकसान हो रहा है, सीधी सी बात है, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे एंटिटीज के लिए क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तुमने एक मूवी देखी थी, मूवी देखी होगी, ओ माय गॉड, अक्षय कुमार और परेश रावल वाली। परेश रावल की शॉप जो है वो क्या होते थे, टूट जाती है, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या होगा, ऑर्डिनरी होगा। समझ आ गया, क्लियर है, चल सकता हूं आगे। अच्छा, अब सर एग्जाम्पल्स क्या होंगे फिर, ऐसे कौन से इवेंट्स या ट्रांजेक्शन हैं कहेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटरप्राइज, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंटरप्राइज, अर्थक्वेक। बस ये दो इवेंट वो बोल रहा है। क्या और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर, और भी इवेंट हो सकते हैं। अब तुम कहो सर फ्लड नहीं लिखा हो तो फ्लड ऑर्डिनरी में डाल देंगे, है सर, वॉल्केनो फट गया कहीं पे, ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी में डाल देंगे, वो एएस 5 में लिखा नहीं हुआ। ऑब्वियसली बेटा यू हैव टू अप्लाई योर जजमेंट कि ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बोलो, क्या यहां तक समझ में आया, पक्की बात? किसी को यहां तक जरा सा भी डाउट है प्लीज पूछ लो, ठीक है। अब अगला आता है प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। क्या है बच्चे, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अब ये क्या है सुनेंगे, कह रहे व्हेन द आइटम्स ऑफ द इनकम और एक्सपेंस विद इन द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, कह रहे जहां पर जो भी आइटम है इनकम या एक्सपेंस की विद इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्डिनरी एक्टिविटी से, आर ऑफ सच साइज नेचर एंड इंसिडेंस, कहने की उन आइटम्स का जो साइज है या उन आइटम्स की जो नेचर है या इंसिडेंस है, दैट देयर डिस्क्लोजर इज रेलेवेंट टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज, कि उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस कैसी रहा। तो वहां पर कह रहे हैं जो नेचर है और अमाउंट है उन आइटम्स का आपको डिस्क्लोज करके चलना चाहिए। जो पैराग्राफ बोल्ड के अंदर है बेटा, दे आर द की प्रिंसिपल। आपको मैं पहला कोई बे टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, आप एक देख रहे हो, स्टैंडर्ड के अंदर आपको ना पैराग्राफ की मिलते हैं, जो ये नंबरिंग देख रहे हो, दीज आर द पैराग्राफ्स, ओके। आप देख रहे हो, देयर आर सर्टेन पैराग्राफ विच आर बोल्ड एंड इन इटैलिक्स। जो बोल्ड और इटैलिक्स में होते हैं ना, वो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। तो जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड कि अगर आप उसको सेम कोट कर पाओ या एज इट इज लिख पाओ, दैट इज एक्सपेक्टेड बेसिकली। ठीक है, क्लियर है। अब वो कहता है कि ऑल दो द आइटम्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंस डिस्क्राइब्ड इन पैरा 12, देखो कह रहे हैं पिछले पैराग्राफ के अंदर कह रहे हैं जो इनकम और एक्सपेंस डिस्क्राइब हमने करे हैं, कह रहे हैं आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कह रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन कह रहे हैं जो नेचर और अमाउंट है उन आइटम्स की मे बी रेलिवेंट फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। कह रहे हैं लेकिन वो रेलिवेंट हो सकता है किसके लिए, यूजर्स के लिए, कि वो देख पाए कि अच्छा यार फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, और वो प्रोजेक्शन कर पाए किसके बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में। तो डिस्क्लोजर इसका देना पड़ेगा किसके अंदर, नोट्स के अंदर। बोलो क्लियर है, चल सकता हूं आगे, यहां तक समझ आया, पक्का कनेक्ट कर पा रहे हैं? मानता हूं पूरा डिस्क्रिप्टिव है, बट आई होप कनेक्ट कर पा रहे हो, बीच में एग्जांपल्स चल रहे हैं। अब देखो, उन्होंने ना सर्कमस्टांसेस दे दिए, और वो आपको इन्हीं सर्कमस्टांसेस के ऊपर क्या कर देता, क्वेश्चन बना देता। उन्होंने सर्कमस्टांसेस दे दिए विच में गिव राइज टू द सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ आइटम्स इन अकॉर्डेंस विद पैरा 12। यानी ये ना ऑर्डिनरी है, ये जो आइटम्स है ये सारी क्या है, ऑर्डिनरी है, लेकिन इनका डिस्क्लोजर अलग से देना पड़े। क्यों, ड्यू टू देयर साइज नेचर और इंसिडेंस, ताकि जो भी यूजर्स हैं वो उसकी परफॉर्मेंस और को समझ पाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाए, बेटर समझ पाए। ठीक है, क्लियर है, पढ़े। कह रहे हैं द रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू एनआरवी एज वेल एज रिवर्सल ऑफ सच रिटर्न। देयर इज अ रीजन, मैं टॉपिक्स जो पढ़ाता हूँ ना एक ऑर्डर के अंदर पढ़ा के चलता हूं। मैंने तुम्हारे साथ एएस 24 पिक नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्या कर नहीं सकता था, कर सकता था, बट मुझे पता है अभी एएस 24 तुम्हारे लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता, मैं थोड़ा सा और पढ़ा लूँ ना, फिर तुम लोगों को एएस 24 लेकर आऊंगा, फिर तुम समझ पाओगे उसको बेहतर तरीके से। पहला पॉइंट यहां पे क्या लिखा, द राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज टू एनआरवी एज वेल एज द रिवर्सल। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज का मतलब क्या हुआ, याद करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर।
तो समटाइम्स यू राइट डाउन द इन्वेंट्री टू एनआरवी। जहां पर आपकी एनआरवी कम होती है, आप वहां पे इन्वेंट्री को राइट डाउन करते हो किसके ऊपर? एनआरवी पे। यानी कॉस्ट कम है, ज्यादा है, एनआरवी कम है, तो तुम्हें एनआरवी पे लेते हो। अच्छा, अगर कल को ये हो जाता है कि एनआरवी बढ़ जाती है और कॉस्ट कम रह जाती है, किस पे ले जाओगे? कॉस्ट पे ले जाओगे। तो कह रहे हैं ये जो तुम राइट डाउन करते हो ना एनआरवी पे इन्वेंट्री को, या फिर रिवर्सल करते हो बाद में इस चीज का, राइट, जो आपने राइट डाउन करा था, कह रहे दिस इज ऑर्डिनरी आइटम। कह रहे हैं लेकिन तुम्हें इसका डिस्क्लोजर देके चलना पड़ेगा, तुम नोट्स के अंदर अपना लिख के चलो कि हमने इन्वेंट्री को राइट डाउन करा है टू एनआरवी। समझ आया? आगे बढ़ सकता हूं? कह रहे हैं अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड द रिवर्सल ऑफ एनी प्रोविजन इन कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। ऑब्वियसली अभी मैंने तुम लोगों को जब पढ़ाया ही नहीं है रीस्ट्रक्चरिंग, तो समझ कहां से आएगा, है ना? अब रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब पता है क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है, लिखना चाहते हो लिख लो यहां पर। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है चेंजिंग चेंजिंग नेचर ऑफ बिजनेस। कह रहे हैं या तो तुम बिजनेस की नेचर ही चेंज कर रहे हो, ठीक है, या फिर तुम क्या करके चल रहे हो? स्ट्रक्चर चेंज करके चल रहे हो कंपनी का। यानी कंपनी तुम्हारी जैसे फॉर्म वो रखी है जिसमें में काम करके चलती है, तुम वो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करके चल रहे हो। तो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि आपने या तो नेचर ही चेंज कर दी बिजनेस की। आप पहले कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, नेचर ऑफ बिजनेस अलग था, अब तुमने नेचर ऑफ बिजनेस अलग कर लिया, ठीक है। तो जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज है, या आपने कोई प्रोविजन क्रिएट करी थी या रिवर्सल करा उस प्रोविजन का, कह रहे हैं दिस इज ऑर्डिनरी, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम नहीं बोलेंगे। तुमने क्या करा? फिक्स एसेट्स बेचे, डिस्पोजल करा। अब प्लस वन का कोई बच्चा होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि बेटा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर क्या तुम बेचते हो फिक्स एसेट को? कहते नहीं। लेकिन वहां पर देखो मैंने वर्ड भी क्या यूज करा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर। यहां पर हम कह रहे हैं ये इट इज एन ऑर्डिनरी आइटम, इंसिडेंटल टू और फर्दरेंस ऑफ रिलेटेड टू बिजनेस है। तो फिक्स एसेट को तुमने बेचा, वो भी क्या है तुम्हारा? ऑर्डिनरी है। अच्छा, तुमने कोई इन्वेस्टमेंट बेची, कह रहे वो भी ऑर्डिनरी है। कह रहे मेरी इन्वेस्टमेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तुम इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो वो भी ऑर्डिनरी है। कहते हैं लेगिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। कोई लेगिस्लेटिव चेंज हुआ, मैंने अभी जैसा एग्जांपल दिया था कि सैलरी रिवाइज होगी, ठीक है। अब वो जो सैलरी रिवाइज हुई वो क्या है? लेगिस्लेटिव इंपैक्ट ही है, वो लेगिस्लेटिव चेंजेस है वो, कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज हो गया। या तुम टैक्स पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स के अंदर हो सकता है तुमने एक आधा एग्जांपल ऐसा कर रखा हो जिसके अंदर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट आई। पढ़ी है ऐसी कोई अमेंडमेंट? कुछ ऐसा पढ़ा है कि जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आया हो, कि बैक डेट से कर दिया कि हाँ जी इस दिन से माना जाएगा जी, ठीक है। तो वो जो लेजिस्लेटिव है वो कह रहा है ऑर्डिनरी है। अच्छा, कोई केस चल रहा था, लिटिगेशन सेटलमेंट हुई, क्या है? ऑर्डिनरी है। तुमने कोई प्रोविजन क्रिएट करी हुई थी, उसका तुमने रिवर्सल करा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तुम क्रिएट करके बैठे थे, तुमने उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। कह रहे हैं क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो है ऑर्डिनरी है। समझ आया? अच्छा, क्या इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं तुमने रेट्रोस्पेक्टिव सैलरी इंक्रीज करी, क्या है? इसी का एग्जाम्पल है। ऊपर तो लेजिस्लेटिव चेंज आया, तुमने वैसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सैलरी चेंज कर दी। मान लो किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा, तो एक केस फाइल हुआ फॉर डैमेजेस, वो भी क्या है? कह रहे ऑर्डिनरी में आ जाएगा। पिल्फरेज ऑफ स्टॉक, पिल्फरेज का मतलब समझते हो? पिल्फरेज ऑफ स्टॉक पढ़ा होगा सोगा के अंदर, फाउंडेशन लेवल पे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पिल्फरेज? खराब? हाँ जी, पिल्फरेज, छोटी चोरी। छोटी चोरी को बोलते हैं पिल्फरेज। 1000 की क्वांटिटी थी, तुमने एक निकाल भी ली, क्या पता लगा? छोटी छोटी करके जो चोरियां कर लेते हैं उसको पिल्फरेज बोल देते हैं। वेरी कॉमन थिंग इन कस्टम्स। कस्टम में बहुत चीजें कॉमन है, ये पिल्फरेज, छोटी मोटी चोरी। इंपोर्ट होके सामान आ रहा है, बल्क में आ रहा है, 500 कार्टन आ रहे हैं, 600 कार्टन आ रहे हैं, एक कार्टन चल इधर कर दो, ठीक है। चलें, कैश एम्बेजलमेंट। कैश एम्बेजलमेंट क्या होता है? मेजरमेंट में छोटी बड़ी पेपर लगी चलेगी। धोखाधड़ी टाइप, मतलब कह लो कि एम्बेजलमेंट, तुम कह लो कि अ, जैसे कैशियर उठाया हुआ दुकान पे, फॉर एग्जाम्पल, सेल हो रही है, कैश सेल हो रही है, वो क्या करता है बीच में दो चार बिल्स जो होते हैं
उसकी बिल नहीं काटेगा, जो सेल आई चल अपनी जेब में। कैश एम्बेजलमेंट या कैश की हेरा फेरी कर दी कुछ, वो क्या है, कैश एम्बेजलमेंट है। कह रहे हैं भाई ये ऑर्डिनरी है, ये होता है बिजनेसेस, तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हम काउंट करके नहीं चलेगी। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं। अगला क्या है, प्रायर पीरियड आइटम। अगला क्या है, प्रायर पीरियड आइटम। चलो प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है? कह रहे हैं द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ द प्रायर पीरियड आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L इन अ मैनर दैट देयर इंपैक्ट ऑन द करंट प्रॉफिट और लॉस कैन बी परसीव्ड। कह रहे हैं कि जो भी नेचर है और आइटम है प्रायर पीरियड आइटम की, उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि उनका इंपैक्ट जो है करंट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर परसीव करा जा सके। कह रहे हैं जो टर्म प्रायर पीरियड आइटम है जो डिफाइन करी गई है इस स्टैंडर्ड के अंदर, वो क्या करा गया, कह रहे इनकम और एक्सपेंस जो अराइज हो रहा है करंट पीरियड के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ द एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। कह रहे हैं एक या एक से ज्यादा पिछले सालों के अंदर अगर तुमसे कोई एरर या ओमिशन के चलते, ठीक है, कोई गलती हुई थी और वो इनकम या एक्सपेंस अब करंट पीरियड के अंदर अराइज हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं क्या, प्रायर पीरियड आइटम। इसके अंदर अगर मान लो तुमने कोई एडजस्टमेंट करी है जो सर्कमस्टांसिस के चलते करनी पड़ी, जैसे एरियर पेबल टू वर्कर एज अ रिजल्ट ऑफ रिवीजन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ड्यूरिंग करंट पीरियड। तुमने करंट पीरियड के अंदर बोला कि भाई हम तो बैक डेट से वेजेस जो है उसका रेट इंक्रीज कर रहे हैं या रेट के अंदर चेंज करके चल। तो ये कह रहे हैं ये कोई एरर और ओमिशन थोड़ा ना था। कह रहे तब तब जितनी सैलरी थी तुमने उतनी सैलरी दी, उतनी सैलरी तुमने बुक करी। तुम तो आज की डेट में कह रहे हो अच्छा हम पिछले साल से सैलरी बढ़ा रहे हैं। तो कह रहे थे तुम पिछले साल से सैलरी बढ़ाई, कोई एरर या ओमिशन नहीं था पिछले साल। तुमने पिछले साल कोई गलती थोड़ा ना करी थी, कोई ओमिशन थोड़ा ना हुआ था। ठीक है, तो कह रहे हैं ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। एरर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर पीरियड में बी डिस्कवर्ड इन द करंट पीरियड। कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि जो एरर है इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड में बी डिस्कवर्ड इन द करंट पीरियड। तो एरर किस वजह से हो सकते हैं, तुमसे कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई, ठीक है, जो मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई है, बेटा बस मुझे बताओ वो मैथमेटिकल मिस्टेक क्या है, क्या मैथमेटिकल मिस्टेक जो है वो एरर नहीं है क्या? ठीक है, जो मैथमेटिकल मिस्टेक है क्या वो क्या है, एरर नहीं है क्या? ठीक है, बोलो क्लियर है? आगे बढ़ू। अच्छा टोटलिंग एरर कर दी, कोई ओवरसाइट कर दिया, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ना नहीं तुमने ध्यान से, तुमने मिस इंटरप्रिटेशन कर दी, क्या है, एरर है, ओमिशन है। मैं पूछ कुछ और रहा था, तुम आंसर कुछ और दे रहे हो, क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन है। कई बार क्वेश्चन करते करते ओवर फैक्ट नहीं हो जाता, और छोड़ो, प्रैक्टिकली तो छोड़ दो, तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो एक आधी जीरो ज्यादा लग गई, कम लग गई, ओवरसाइटिंग हो गई, एक ट्रांजेक्शन ही मिस हो गई, हो जाता है, बस चले। प्रायर पीरियड आइटम आर जनरली इनफ्रीक्वेंट इन नेचर। कह रहे हैं जो प्रायर पीरियड आइटम्स होती हैं वो जनरली क्या होती है, इनफ्रीक्वेंट इन नेचर होती है, और उनको आप डिस्टिंग्विश करके चल सकते हो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट से। कह रहे हैं जो अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है, क्वेश्चन आया था सर ये अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टीमेट में क्या फर्क है। अच्छा बस मुझे इतना बताओ, अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होगा? एस्टीमेट जब मैं बोलता हूं, ठीक है चलो, लेट जस्ट टेक सम एग्जांपल। मेरा बैग पड़ा है या लैपटॉप है या जो भी कैमरा है, क्या लगता है बेटा कितने का होगा अंदाजा एस्टीमेट किसी भी चीज की? लैपटॉप वगैरह 50-60 हजार, आप क्या कहते हो बेटा? डिफरेंट वैल्यू बोल सकते हो आप? 50-40, ओके, 60-65 की रेंज में है, ठीक है, क्योंकि टच वाला है तो 60-65 के राउंड ये पड़ा हुआ, ठीक है। तुमने क्या दिया, एस्टिमेट दिया ना मुझे, नाम में यह अकाउंटिंग एस्टिमेट, कि जहां पर अप्रोक्सीमेशन क्या है इन्वॉल्व होगी, कि यार एस्टिमेट के बेस के ऊपर आप चल के चल रहे हो, ठीक है, जो बाय नेचर ही क्या है, अप्रोक्सीमेशन है, और इनको आपको रिवाइज करना पड़ सकता है अगर मान लो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, क्लियर है? अब एस्टिमेट्स क्या होते हैं, एस्टिमेट बेसिकली आप कह लो जैसे, और छोड़ो चलो एसेट की बात करते हैं। लैपटॉप है, लैपटॉप का एग्जांपल लिया था, डेप्रिशिएट करूं उसको मैं अपनी बुक्स के अंदर, जरा बताना किस बेस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊं?
कितने साल की डेप्रिसिएशन लगाओ, चलो ये बताओ, है 2-3 साल। आप में से किस किस के पास लैपटॉप है? मेरे पे सबके पास है। कितना यूज करते हो लैपटॉप को? क्या लगता है कितनी लाइफ होगी उसकी? मेरा लैपटॉप तुम 2-3 साल बोल रहे हो आप? हाँ, तो समझ में आ गया क्या है? ये है अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है? बेसिकली दैट इज द अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमें रिवीजन करनी पड़ सकती है अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। एग्जाम्पल, कोई भी इनकम या एक्सपेंस जो आपने रिकॉग्नाइज करा है ऑन द आउटकम ऑफ अ कंटीजेंसी, जो प्रीवियसली आप एस्टिमेट नहीं कर पाए थे रिलायबली, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ प्रायर पीरियड आइटम। स्पेसिफिकली बोल दिया, कह रहे हैं अगर मान लो कोई भी इनकम या एक्सपेंस है, आपने उसको रिकॉग्नाइज करा है किसी कंटीजेंसी के आउटकम के चलते, ठीक है, जो आप प्रीवियसली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे थे, तो कह रहे हैं उसको अब आप प्रायर पीरियड आइटम नहीं बोलोगे। जैसे मान लेते हैं कोई केस चल रहा था, हमने कहा कि यार हमें ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, हमने एक एस्टिमेट लगा लिया, अगली केस के अंदर बेटा और सबूत कोई तुम्हारे अगेंस्ट आ गया, अब तो हो गया यार, अब तो गए, अब तो इससे भी ऊपर अमाउंट देना पड़ेगा। क्या सर्कमस्टांसेस चेंज हुए? क्या तुम एस्टिमेट यानी जो भी अमाउंट तुमने प्रोविजन क्रिएट करा होगा, क्या तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा या नहीं बढ़ाना पड़ेगा? समझ में आ गया? क्लियर है? प्रायर पीरियड आइटम्स आर नॉर्मली इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। कह रहे हैं जो भी ये प्रायर पीरियड आइटम्स होती हैं इनको आप इंक्लूड करके चलते हो जब भी आप नेट प्रॉफिट या लॉस निकालते हो करंट पीरियड का। एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है कि आप इन आइटम्स को स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर दिखा दोगे आफ्टर डिटरमाइनिंग द करंट नेट प्रॉफिट और लॉस। कह रहे हैं तुम करंट नेट प्रॉफिट या लॉस निकाल लो, उसके बाद आप इसको सेपरेटली दिखा दो। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ सच आइटम ऑन करंट प्रॉफिट और लॉस। अच्छा मुझे बताओ, जब मैंने शेड्यूल 3 करवाया था तुम लोगों को, एक कंपनी की मैंने क्या दिखाई थी? फाइनेंशियल दिखाई थी। उसके अंदर याद आ रहा है किसी को, उसके अंदर प्रायर पीरियड आइटम अलग से लिखा हुआ था स्टेटमेंट ऑफ P&L के फेस के ऊपर, ठीक है। आप जरा पढ़ो ये पैराग्राफ। कह रहे हैं कि प्रायर पीरियड आइटम जो है, कह रहे हैं तुम उसको इंक्लूड करके चल सकते हो डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस के अंदर इंक्लूड करोगे। कह रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है कि तुम इसको करंट नेट प्रॉफिट और लॉस के बाद दिखा दो, ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है किसके ऊपर? ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस। बोलो क्लियर होता है? चलो, अगला क्या आता है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगला क्या आता है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। नाउ व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ बेटा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट? कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट इन द बिजनेस एक्टिविटीज, मैनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड विद प्रिसिशन बट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड। कह रहे देखो भाई, बिजनेस जो है वो बाय नेचर क्या है, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। क्या है बिजनेस के अंदर? बाय इट्स नेचर कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस और इनहेरेंट एक है अनसर्टेनिटी का एलिमेंट रहता है। मैंने क्रेडिट सेल्स करी, मुझे पैसे आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे डाउट लग रहा है पैसे नहीं आएंगे। एग्जांपल दे देते हैं, मेरे पास लास्ट बैच में एक स्टूडेंट आई, ठीक है, एंड्रेल केस सिनेरियो। लास्ट बैच में मेरे पास एक स्टूडेंट आई, ठीक है, आउट स्टेशन स्टूडेंट, फॉर्म भरवाया, मैंने ध्यान दिया नहीं, उसने अपने पेरेंट का नंबर उस पर डाला नहीं, ठीक है, अपना नंबर उसने डाला हुआ, उसने आई 20 दिन 25 दिन उसने आराम से क्लासेस लगा, ठीक है, रेगुलर है 20-25 दिन। उसका कहती सर मेरे ना पेपर है पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो मैं थोड़े दिन बाद आऊंगी, मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी। तो हुआ क्या, उसके बाद 2 महीने वो गायब, ठीक है। उसने मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो दे दी, उसके बाद उसने क्या कर दी? घोस्टिंग, गायब हो गई। फिर अचानक से उसको याद आया, ओहो मैंने तो क्लासेस ले रखी, ठीक है। फिर एक दिन आई मिली, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, आई हैव प्रोवाइडेड हर असेस, उसके पास मेरा तब तक जितना सिलेबस हो चुका था मैंने उसको रेगुलर डे बेस पे असेस किया। अब उसने नहीं देखा, इज इट माय फॉल्ट? नो। तो जितना सिलेबस मैंने करवा दिया, जितने सिलेबस का मैंने असेस दे दिया, मैं तो पैसे मांगूंगा। तो आई आस्क फॉर द अमाउंट, मैंने कहा ठीक है, कहती है कि सर मैं सीए ही छोड़ रही हूँ, कि मैंने सीए ही नहीं करनी, मैंने माइंड ही चेंज कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो आपकी कॉल है। मैंने कहा लेकिन जितना मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड करा है टैक्स का और अकाउंट्स का, मेरे तो ड्यूज इतने बनते हैं, ठीक है। तो कहती सर मेरे पास अभी फंड्स नहीं है, मैं आपको कर दूं। मैंने ट्रस्ट करके बोला, मैंने कहा ठीक है जी कर देना। अब हुआ क्या, 5 महीने हो चुके हैं, बीच में तो मेरा नंबर ब्लॉक पे भी चला गया था,
क्योंकि कॉल करो तो नंबर मिलना नहीं, मैसेज डालो डिलीवर नहीं होना। ठीक है, फिर किसी और नंबर से कॉल करा तो तब उसने बोला कहती सर मुझे पता है आप अमाउंट के लिए बोलोगे, ठीक है, तभी मैंने ब्लॉक पे डाल दिया था। कहते सर मैं दे दूंगी पैसे आपके। अभी भी उसका लास्ट जो मैसेज आ रखा है तो ये कि सर मैं आपकी अमाउंट दे दूंगी। मुझे तो नहीं लग रहा अमाउंट मिलेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं प्रोविजन क्रिएट कर लूंगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि भाई ये अमाउंट तो मेरे को नहीं आता। ठीक है, अब मान लो सरकमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ प्रोविजन बना रहा हूं कि डाउट है कि पैसा नहीं आएगा, अब सरकमस्टांसेस चेंज हो गए तो कहते हैं सर जो मर्जी कर लो मैं तो पैसे देने ही नहीं है। ठीक है, एंड विच इज लाइकली टू हैपन। ठीक है, जो भी चलो नुकसान हुआ हुआ। अब मैं क्या करूंगा, मैं चेंज करूंगा या नहीं करूंगा, बस इतना था। ठीक है, समझ आ गया। एस्टिमेट का मतलब क्या है, समझ गए हो ना, कि जब आप अकाउंटिंग करके चलो एस्टिमेशन इन्वॉल्व है। तुम फिक्स एसेट यूज कर रहे हो, उसको डेप्रिशिएट कर रहे हो। तुम डेप्रिशिएट किस बेस पे करके चलो फिक्स एसेट को, एस्टिमेटेड ना कितना यूजफुल लाइफ रहेगी, कितना टाइम यूसेज होएगा उस हिसाब से। लेट जस्ट चेंज सर्कमस्टांस। तुम फिक्स एसेट यूज कर रहे थे, पहले तुम्हारी एक मशीनरी जो है वो दिन में सिर्फ 8 घंटे चल रही है। तुम्हारे पास कोई बल्क ऑर्डर आ गया, उस चक्कर में तुम्हारी मशीन जो है डबल शिफ्ट के ऊपर काम करके चल रही है, दिन में 16 घंटे चल रही है। मुझे बताओ क्या एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के अंदर चेंज होगा या नहीं होगा? तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जो तुम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, क्या वो भी तो एक वे में क्या है, एस्टिमेट ही है। समझ में आ गया? तो एस्टिमेट्स का बेटा बहुत यूसेज है इन अकाउंटिंग। कह रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट इन द बिजनेस एक्टिविटीज मैनी फाइनेंशियल स्टेट आइटम्स कैन नॉट बी मेजर्ड विद प्रिसिशन बट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड। कह रहे हैं द एस्टिमेशन प्रोसेस इन्वॉल्व जजमेंट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल, की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। कह रहे हैं एस्टिमेट में भी रिक्वायर्ड फॉर बैड डेट्स, इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब समझते हो क्या, आउटडेटेड हो गई है इन्वेंट्री। ठीक है, और द यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। द यूज ऑफ द रीजनेबल एस्टिमेट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहे हैं जो एस्टिमेट का यूज है वो इसेंशियल पार्ट है किस चीज का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एंड एस्टिमेट हैव टू बी रिवाइज्ड इफ चेंजेस अकर रिगार्डिंग द सर्कमस्टांस ऑन विच द एस्टिमेट वाज बेस्ड। कह रहे हैं एस्टिमेट को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा अगर चेंजेस जो है वो अकर होते हैं रिगार्डिंग द सर्कमस्टांसेस जिसके बेस के ऊपर एस्टिमेट बनाया गया था, अगर वो सर्कमस्टांस ही चेंज हो गए और एज द रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन या कोई नई इंफॉर्मेशन मिली या कोई ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया या सबसीक्वेंट कोई डेवलपमेंट हुई है तो उसके चलते एस्टिमेट चेंज करना पड़ सकता है। समझ में आ गया? एस्टिमेट रिवाइज कब करोगे, सीधी सी बात है, कोई नई इंफॉर्मेशन आ गई, आपने कुछ और एक्सपीरियंस गेन किया तो आपने उस अकॉर्डिंग एस्टिमेट चेंज करा। आपको कोई सबसीक्वेंट कोई डेवलपमेंट हो गई, आपको लगा यार नहीं आपको प्रोविजन बढ़ानी पड़ेगी, एस्टिमेट चेंज करना पड़ेगा। कहेंगे जो रिवीजन ऑफ एस्टिमेट है बाय इट्स नेचर does not bring the adjustment within the definition of extraordinary item or prior period item। वो क्लैरिफाई करके चल रहा है, कह रहे हैं ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या प्रायर पीरियड आइटम नहीं है अगर आप एस्टिमेट के अंदर चेंज करके चल रहे हो। ठीक है, क्लियर? बढ़ू आगे। अब वो कहता है देखो कई बार ना डिफिकल्ट हो जाता है, कह रहे हैं अब, और देखो डिफिकल्ट तो हो जाता है। आदित्य ने, मैंने तो अभी टॉपिक पढ़ाया भी नहीं था पूरा, आदित्य ने पहले ही बोल दिया, कहते सर अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा, अकाउंटिंग पॉलिसी होगा, है ना। अगला पैराग्राफ पढ़ो। Sometimes it becomes difficult to distinguish between a change in accounting policy and change in accounting estimate। कह रहे हैं कई बार समझ ही नहीं आता भाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। कह रहे हैं ऐसे केस के अंदर आप इसको क्या मान के चलोगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विद एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर। अब वो कहता है द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस इन द पीरियड ऑफ द चेंज। कह रहे हैं अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर चेंज हुआ है तो आप अपने नेट प्रॉफिट और लॉस में कब इंक्लूड करके चलोगे। कह रहे हैं जिस पीरियड में चेंज हुआ है, अगर चेंज अफेक्ट कर रहा है उसी पीरियड को, और द पीरियड ऑफ द चेंज एंड द फ्यूचर पीरियड्स इफ द चेंज अफेक्ट्स बोथ। यानी अगर सिर्फ करंट पीरियड के अंदर अफेक्ट हो रहा है, जिस पीरियड में चेंज करा है सिर्फ वो अफेक्ट हो रहा है, तो कह रहे हैं उसमें तो इंक्लूड करोगे ही करोगे। कह रहे हैं लेकिन अगर मान लो करंट पीरियड जिसमें चेंज हुआ वो भी इफेक्ट हो रहा है, फ्यूचर पीरियड भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो कह रहे हैं फिर किसमें इंक्लूड करके चलोगे, दोनों में इंक्लूड करके चलोगे। बोलो क्लियर है? करेंट पीरियड उसका वो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि आप एस्टिमेट के अंदर चेंज करके चल रहे हो। व्हेनेवर यू आर चेंजिंग एन एस्टिमेट, जिस पीरियड में चेंज कर रहे हो करंट पीरियड में इफेक्ट होगा ही होगा, 100% होगा। वो हो ही नहीं सकता कि करंट पीरियड में उसका इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, अ चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट में अफेक्ट द करंट पीरियड ओनली और बोथ द करंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड। कह रहे हैं अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर चेंज हुआ है वो करंट पीरियड को अफेक्ट कर सकता है या फिर करंट पीरियड और फ्यूचर पीरियड दोनों को अफेक्ट कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ बैड डेट्स इज रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली एंड देयरफॉर अफेक्ट ओनली द करंट पीरियड। तो वो किसको अफेक्ट करके चलेगा? सिर्फ करंट पीरियड को। हाउएवर, चेंज इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट अफेक्ट द डेप्रिसिएशन इन द करंट पीरियड। कह रहे हैं अगर यूजफुल लाइफ की एस्टिमेशन में चेंज हुआ है तो वो करंट पीरियड की डेप्रिसिएशन को भी अफेक्ट करके चलेगा, एंड आगे वाला जो पीरियड है उसमें भी, रिमेनिंग लाइफ में भी डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करके चलेगा। कह रहे हैं इन बोथ केसेस द इफेक्ट ऑफ द चेंज रिलेटिंग टू द करंट पीरियड इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस इन द करंट पीरियड। कहेंगे तो आप इस चेंज को जो है, जो भी इफेक्ट रहेगा, आप इसको कहां दिखा के चलोगे? रिकॉग्नाइज करके चलोगे। एंड द इफेक्ट इफ एनी ऑन द फ्यूचर पीरियड इज रिकॉग्नाइज्ड इन द फ्यूचर पीरियड। तो फ्यूचर पीरियड में भी दिखा के चलोगे। मींस अगर सिर्फ करंट पीरियड में चेंज हो रहा है, सिर्फ करंट पीरियड में दिखाना। अगर करंट और फ्यूचर में दोनों में चेंज हो रहा है तो बेटा फिर दोनों में दिखा के चलना। बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं? पक्का? चलिए, कह रहे हैं द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट should be classified using the same classification in the statement of P&L as it was used previously for the estimate। कह रहे हैं अगर आपने जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर चेंज करा है उसका जो भी इफेक्ट आने वाला है, कह रहे हैं आप उसको सेम मैनर में क्लासिफाई करके चलोगे। ठीक है, जैसे आपने क्या करा था, पहले आइटम को क्लासिफाई करा होगा P&L में। ठीक है, टू एंश्योर कंपेरेबिलिटी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है अगले पैराग्राफ में। टू एंश्योर कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विच वाज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन P&L फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। मींस अगर पहले आपने कोई आइटम जो है वो P&L ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में दिखाई हुई, ठीक है, अब आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करा तो उसका जो इफेक्ट है वो भी कहां जाएगा? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में ही जाएगा। ठीक है, अगर आपने जो इफेक्ट है ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट वाज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अब उसको रिपोर्ट कैसे करोगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ही रिपोर्ट करके चलोगे। मींस आपने अगर पहले ऑर्डिनरी में दिखाया हुआ था अकाउंटिंग एस्टिमेट का कुछ, अब चेंज करा तो कह रहे उसका इंपैक्ट भी कहां दिखाओगे? ऑर्डिनरी में दिखाओगे। तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में दिखाया हुआ था, एस्टिमेट चेंज हुआ तो अब कहां दिखाओगे इंपैक्ट? वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ही दिखाओगे। बोलो, क्लियर होता है? आगे बढ़ सकता हूं? पक्का? चलिए फिर, कह रहे हैं द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट, ठीक है, इन द करंट पीरियड और विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मटेरियल इफेक्ट इन द सब्सिक्वेंट पीरियड शुड बी डिस्क्लोज। कह रहे हैं अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर चेंज हुआ है तो आपको नेचर और अमाउंट, अगर उसका मटेरियल इफेक्ट है करंट पीरियड में या रीजनेबली एक्सपेक्टेड है कि मटेरियल इफेक्ट होगा सब्सिक्वेंट पीरियड में, आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। और अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है क्वांटिफाई करना तो आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए। बोलो, क्लियर होता है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर सिर्फ दो पैराग्राफ ऐसे हैं जो नए हैं, बाकी वही है जो तुम AS1 में पढ़ के आए हो। खत्म हो गया ऑलमोस्ट। जस्ट आई एम लेफ्ट विद मैक्सिमम 5 मिनट्स ऑफ दिस टॉपिक, फिर स्टैंडर्ड तो तुम्हारा खत्म हो गया। उसके बाद तो बस वो एक्स्ट्रा, अब मेरे को क्लास एग्जांपल लेने हैं कि देखने के लिए तुम लोगों को समझ कितना आया। ठीक है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। कह रहे हैं यूजर्स नीड टू बी एबल टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड इन द फाइनेंशियल पोजीशन। कहने जो भी यूजर्स हैं वो क्या कर पाए? कंपेयर कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि ट्रेंड देखने के लिए कि फाइनेंशियल पोजीशन में क्या ट्रेंड है, परफॉर्मेंस में और कैश फ्लोज में क्या ट्रेंड है। देयरफॉर सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करी जाती हैं सिमिलर इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस के लिए। कह रहे हैं अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड ओनली इफ द अडॉप्शन ऑफ द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट। क्या बोल रहे हैं पैराग्राफ के अंदर? कहना आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तभी करना चाहिए अगर वो रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट है, या आपको कंप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, या फिर आप कंसीडर करके चलते हो कि चेंज की वजह से मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होगी। क्या हमने सेम चीज पढ़ी है AS1 के अंदर? कह रहे हैं अ मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स और ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकर्स when the new accounting policy result in more relevant and reliable information। कह रहे हैं एक मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होती कब है, वो एडिशनल बताया इस स्टैंडर्ड में। कहते हैं जहां पर आप नई अकाउंटिंग पॉलिसी के चलते एक ज्यादा रेलेवेंट, रिलायबल और इंफॉर्मेशन मिलती है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, कैश फ्लोज के बारे में।
ठीक है, आगे बढ़ू। अब उन्होंने यहाँ पे साथ के साथ कुछ एक क्लैरिफिकेशन दे दी है स्टैंडर्ड के अंदर। कहते हैं देखो भाई, कह रहे हैं तुम ना इन दोनों चीजों को चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मत बोलना। एंड अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत बार पेपर में आ चुका हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं ये जो है ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं है। क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है? कह रहे हैं अडॉप्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट्स और ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम द प्रीवियसली अकरिंग इवेंट्स और ट्रांजेक्शन। कह रहे हैं आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है किसी ऐसे इवेंट और ट्रांजेक्शन के लिए जो इन सब्सटेंस प्रीवियसली अकरिंग इवेंट और ट्रांजेक्शन से डिफर कर रही है। एग्जाम्पल दिया, और जो एग्जाम्पल दिया वही पेपर में बार बार पूछता है। कहते हैं आपने क्या करा, एक फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम बना दी। ठीक है, इससे पहले आप क्या करते थे, एक एडहॉक एक्सग्रेशिया पेमेंट कर देते थे। मतलब अगर कोई इंप्लॉय रिटायर हो रहा, एडहॉक पेमेंट कर देते थे। लेकिन स्कीम ही बना दी, ग्रेचुटी स्कीम रिटायरमेंट बना दी। कह रहे इस हिसाब से पेमेंट जाएगी। तो कह रहे हैं यहां पर अब इसको तुम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि यहां पर आपने जो है जो इवेंट और ट्रांजेक्शन है वो इन सब्सटेंस डिफर कर रहे हैं जो आप पहले चलते थे। पहले तो आप एक एडहॉक अमाउंट निकाल के वैसे दे देते थे कुछ भी रिटायरमेंट में। अब आप कह रहे हो कि नहीं, हम एक प्रॉपर फॉर्मल स्कीम ही लेकर आ रहे हैं रिटायरमेंट ग्रेचुटी के लिए, कि कोई इंप्लॉय रिटायर होगा उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर करी जाएगी। तो इसको आप कह रहे हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलोगे। क्लियर है? अगला कहता है द अडॉप्शन ऑफ द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच डिड नॉट अकर प्रीवियसली और दैट वर इमेटीरियल। अगर मान लीजिए कोई इवेंट और ट्रांजेक्शन है जो पहले अकर ही नहीं हो रहा, या अगर हो भी रहा था तो बड़ा इमेटीरियल था। ठीक है, उस इवेंट्स और ट्रांजेक्शन के लिए तुमने कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी, तो कहते हैं कि वो भी क्या है, आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में माना नहीं जाएगा। अगला पैराग्राफ पढ़ के देख लो, तुम लोगों को लगेगा AS1 का रिपीट टेलीकास्ट आया है पैराग्राफ। Any change in accounting policy which has a material effect should be disclosed. The impact and of the adjustment resulting from such change, if material, should be shown in financial statement of the period in which the such change is made to reflect the effect of such change. कह रहे हैं जिस पीरियड में चेंज हुआ है अगर मटेरियल है आपको दिखा के चलना चाहिए। कह रहे हैं when the effect of the such change is not sustainable wholly or in part, the fact should be indicated. कह रहे हैं अगर नहीं निकाल पा रहे तो होली और इन पार्ट तो फैक्ट बताओ। If such a change in the made in the accounting policy have no material effect on the financial statement for the current period, but is reasonably expected to have a material effect in the later period, the fact of such change should be disclosed in the period of change. मुझे बताओ क्या ये सेम नहीं आ गया जो AS1 में पढ़ा था कि भाई अगर अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज हुआ है जिसका मटेरियल इफेक्ट क्या है, और कब डिस्क्लोज होना चाहिए, जब चेंज हुआ है। कह रहे हैं लेकिन अगर उसका मटेरियल इफेक्ट जो है, अगर आप मतलब कह रहे हैं अमाउंट जो है वो सस्टेनेबल अगर नहीं है, वेदर होल और होली और इन पार्ट, तो कह रहे हैं आप ये फैक्ट डिस्क्लोज करके चलोगे। कह रहे हैं अगर मान लो मटेरियल इफेक्ट जो है वो करंट पीरियड में, आप डिस्क्लोज करके चलोगे किसके अंदर, इन द पीरियड ऑफ चेंज। ठीक है, डन। आखिरी, अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी consequent upon the adoption of the accounting standard which should be accounted in accordance with the specific transitional provision, if any, contained in accounting standard. However, disclosure required by paragraph number 32 of this standard should be made unless the transitional provision of any other accounting standard required other alternative. अच्छा, अब ये क्या बोला है सुन। ये कहता है कि अगर मान लो अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर कोई चेंज हुआ, किसके चलते, कि तुमने क्या करा, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्रॉप करा। पहले तुम्हारे ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लग रहा था, अब तुमने उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करा, उसके चलते तुमने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज करा है, तो आप कैसे अकाउंटिंग करके चलोगे, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ट्रांजिशनल प्रोविजन अगर कोई दे रखी है, ट्रांजिशनल प्रोविजन समझते हो, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। तो जब तुम फर्स्ट टाइम कोई चीज लगा रहे होते हो ना तो कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजन लगती है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मान लो जीएसटी तुम्हारा 2017 में आया। जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017 से आया था जीएसटी। जीएसटी से पहले क्या था, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स। तो जीएसटी के अंदर ना एक चैप्टर था, चैप्टर का नाम क्या था, ट्रांजिशनल प्रोविजंस। कि जब आप पहली बार जीएसटी लगा रहे तो तब क्या करोगे। ठीक है, इसी तरीके से इंडेस, अगर आप पहली बार इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी इंडेस लगाओगे तो देयर आर सर्टेन ट्रांजिशनल प्रोविजंस। तो वो कहते हैं जब तुम पहली बार स्टैंडर्ड लगा के चल रहे हो ना किसी को, अगर किसी स्टैंडर्ड को पहली बार लगा रहे हो,
तो वहां पर क्या होगा, उस स्टैंडर्ड के अंदर जो ट्रांजिशन प्रोविजन दे रखी होगी आप उस अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, क्लियर है। कह रहे हैं लेकिन जो डिस्क्लोजर देके चलने हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की, वो कैसे होंगे, जो हमने पिछले पैराग्राफ में बोला, अनलेस ट्रांजिशनल प्रोविजंस के अंदर कुछ और बोला गया है, यानी उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ और बोल दिया गया है। बोलो समझ आया? टॉपिक तो देखो हो गया है खत्म, चैप्टर ओवर हो चुका हुआ है। अब मुझे आप लोगों के साथ क्या करना है, केसेस डिस्कस करके चलने हैं। तो मैं पहले तो स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं बेटा, स्टॉप। ठीक है, और अब मैं तुम्हारे सामने ना क्लास की केस स्टडीज लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन डेफिनेटली आज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जितना मेरे पास टाइम बचा है, मैं क्वेश्चन तो देखो आज नहीं कवर कर पाऊंगा, तो क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में कवर कर दूंगा। बट मैं आप लोगों के सामने जो है वो केस स्टडीज जो है वो लेकर आ जाता हूँ। तो बेटा सारे बच्चे अब स्क्रीन पे ध्यान देंगे, और आपका जो है और कोशिश करिएगा। अब पिछले 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट वॉट एवर वी टुक, उसमें तो बेटा सिर्फ मैं ही बोल रहा था, लेकिन अब मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है, करें शुरू। देखो सबसे पहले क्या आया, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। मैंने क्या करा है, इवन एक चीज के, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। फिर उसके बाद 40 की स्टडीज है, एंड आई एम सेइंग दिस वेरी ओपनली। चाहे आपने किसी दोस्त से डिस्कस कर लीजिएगा, चाहे किसी से कर लीजिएगा, कहीं पर ये एक्स्ट्रा 40 ऐसे केस स्टडी अगर दे रहा होगा कोई, मुझे बता दीजिएगा, नहीं मिल रहा है। मुझे पता है व्हाट आई एम डूइंग एडिशनली, वो मैं जानता हूँ। ठीक है, जो सेपरेट जो डिस्टिंक्ट मैं करके चल रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आता बेसिकली रेगुलर एंड रूटीन ऑपरेशन जो एक बिजनेस कैरी आउट करके चलता है बेटा। ठीक है, मान लेते हैं इनकम जो अर्न करके चल रहे हैं फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रनिंग द बिजनेस ऑन डेली बेसिस, वो क्या होती है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। क्लियर है। एक टिफिन सर्विस अर्निंग इनकम फ्रॉम डेली डिलीवरीज एंड इनकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ ग्रोसरीज, वो किस चीज का है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। कह रहे हैं अब यहां पर देखो, तो जो आपकी इनकम है और जो टिफिन सर्विसेज से, और जो आपका खर्चा हो रहा है, वो दोनों ही क्या है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। इसी तरीके से अगर एक गारमेंट कंपनी है, उसने क्लोथ्स बेचे, उसने क्या बेचे, क्लोथ्स बेचे, और वो वेजेस पे करके चल रहा है वर्कर्स को, तो यहां पर दोनों इनकम और एक्सपेंस क्या है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। अच्छा, तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स किसी ने देखी होगी, ठीक है, तो स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर तुम्हें पता होगा कि क्या थी, एक आइसक्रीम शॉप थी, है ना, एक आइसक्रीम शॉप थी। तो स्टीव जो है वहां पर काम करता था, तो स्टीव को क्या देते थे, सैलरी जो जा रही है, और आइसक्रीम शॉप्स के आइसक्रीम बेच के जो रेवेन्यू आ रहा है और जो स्टीव को सैलरी दे रहे थे, तो वो भी क्या है बेटा, ऑर्डिनरी है। बोलो क्लियर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे आ जाओ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर इनकम एंड एक्सपेंस जो अराइज हो रही है फ्रॉम द इवेंट, जो क्लियरली डिफरेंट है नॉर्मल बिजनेस से। ठीक है, फॉर इंस्टेंस डैमेज टू अ फैक्ट्री ड्यू टू अर्थक्वेक और फ्लड रिजल्टिंग इन हैवी लॉस, वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन वो जो लॉस है वुड नॉट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर इंश्योरेंस कंपनी, वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अब स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर देखो, मुझे बताओ, जब अपसाइड डाउन वो पोर्टल खुल जाता है बेटा, ठीक है, देखा हुआ स्ट्रेंजर थिंग्स सबने, नहीं देखा, मेजोरिटी कर लो, कुछ ने नहीं देखा हुआ, चलो कोई बात नहीं। बेटा स्ट्रेंजर थिंग्स अगर देखो, उसमें क्या होता है, अपसाइड डाउन ना पोर्टल खुल जाता है। ठीक है, तो जब पोर्टल खुल जाता है बेटा, हॉकिंग जो है, मतलब जो सिटी थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो बेटा जो डैमेज की कॉस्ट है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, क्लियर है। चलो, आइटम्स ऑफ द लार्ज अमाउंट बट नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बेसिक उसका एग्जांपल यहां पर मैं देके चलो, जो है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, बट उसका डिस्क्लोजर क्या है, जरूरी है। आपने क्या करा, सीधा एग्जांपल क्या हो, फॉर एग्जांपल सेलिंग एन ओल्ड बिल्डिंग एट अ ह्यूज प्रॉफिट इज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तुमने कोई पुरानी बिल्डिंग बड़े प्रॉफिट पे बेची, कह रहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, उसकी बट उसकी लार्ज वैल्यू की वजह से उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली एक यूट्यूबर है, वो क्या करके चल रहा है, लार्ज अमाउंट अर्न करके चल रहा है, एक उसकी वीडियो वायरल होगी, तो कह रहे हैं जो इनकम है वो भी क्या मानी जाएगी, नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन से जैसे इनकम मानी जाती है वही मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर है। प्रायर पीरियड आइटम क्या है, प्रायर पीरियड आइटम्स वो इनकम और एक्सपेंस होती है जो एरर और ओमिशन वाली, पहले मैंने वही मीनिंग दे दिया। मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल मान लो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था, और आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, अब आप करंट ईयर के अंदर उसको मिला आपको बिल, तो वो क्या बन जाएगा, प्रायर पीरियड एक्सपेंस बन जाएगा। सैलरी एक्सपेंस पिछले साल का ओमिट हो गया था क्योंकि तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, और हमें करंट ईयर का जब ऑडिट हुआ करंट ईयर के अंदर, तब पता लगा यार सैलरी तो लिखनी रह गई थी, अब करंट ईयर के अंदर हमने इसको बुक कर दिया, तो वो क्या है, प्रायर पीरियड आइटम है। बोलो समझ आया।
कह रहे आइटम जो कि प्रायर पीरियड आइटम्स नहीं होती, ठीक है। कह रहे एक्सपेंसेस जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, अराइजिंग ड्यू टू न्यू डिसीजन, कोई नया डिसीजन हुआ, एग्रीमेंट हुआ, वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने क्या करा, वेजेस को रेट्रोस्पेक्टिवली रिवाइज किया और वो पेड हो रहे हैं करंट ईयर के अंदर, तो प्रायर पीरियड आइटम थोड़ा ना है, वो कोई मिस्टेक थोड़ा ना थी पहले से। अगर मान लो नेटफ्लिक्स कहता है कि हम अपनी सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली क्या करके चल रहे हैं, रिवाइज करके चल रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो पे होगी, कहेंगे वो कोई एरर की वजह से थोड़ा ना है, तो उसको प्रायर पीरियड आइटम थोड़ा ना बोल दोगे। क्लियर है। अगला, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। कह रहे हैं जो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स हैं वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेशन होती हैं, जो अनसर्टेनिटी के चलते बनाई जाती है बिजनेस में, या फिर जब नई इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, इनको क्या करना चाहता है, चेंज करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी जो है वो पहले एस्टिमेट कर ली थी कि 2% डेटर्स रहेंगे, अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बैड डेट्स जो है वो कितने रहेंगे, 2%। अब बाद में एक्सपीरियंस के बेस पर पता लगा नहीं भाई 2% नहीं 4% हो जाएंगे, तो उन्होंने 2 से जो 4% करा, ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्लियर होता है। अब स्ट्रेंजर थिंग्स में बेटा, जो देखो, अब जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखा वो करेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैंने दिया था, मैंने कहा चलो इंटरेस्ट बनेगा क्लास के अंदर। स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर 11 जो है वो क्या करती है, अपनी पावर जो है वो रियलाइज करती है बहुत बाद में जाके, है ना, कि वो उसकी पावर जो है वो ज्यादा टाइम तक चलेगी, है ना, तो वो क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। डन। मतलब चेंज इन एस्टिमेट है, अकाउंटिंग तो नहीं बोलेंगे, चेंज इन एस्टिमेट है। अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है कि प्रिंसिपल्स के अंदर या मेथड जो आपने यूज करे हैं प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये चेंज कब अलाउड होता है, ओनली व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, या मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे तुमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करा, डब्ल्यू से भी देखो बेटा तुम अब एसएलएम में गए, तो ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा देखो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो मैं कहूंगा इसको जरा ये वाला एग्जांपल के ऊपर काटो, प्रिंट आउट में प्लीज ये वाला एग्जांपल काट दो, क्योंकि इसके ऊपर हल्का सा कॉन्ट्राडिक्शन है, ये पता नहीं कैसे रह गया, डिलीट करना मेरे से। इसको काटो, इसके ऊपर मैं करूंगा कमेंट बाद में एट अ लेटर स्टेज, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे। डन। चलो, अब तुम लोगों ने मुझे आंसर देने हैं। बेटा स्टील पाथ एक लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। स्टील पाथ क्या है बेटा, एक लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कह रहे उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला है प्रोविजनल बेसिस के ऊपर, प्रोविजनल बेसिस के ऊपर उसको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 21, प्रोविजनल फ्यूल सरचार्ज रेट के बेस के ऊपर, फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 to 22 टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी 21-22, 22-23 और 23-24 का फाइनल रेट जो है वो डिस्प्यूट में थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जाके क्या हुआ, डिस्प्यूट फाइनल हुआ, सेटल हुआ, और कंपनी ने एक लमसम अमाउंट 5 करोड़ का दिया है पास पीरियड्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ ये है, इसको क्लासिफाई कैसे करके चलो। मैंने तुम लोगों को इस चैप्टर के अंदर 5 मेजर चीजें पढ़ाई, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो क्या कहते हो इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होनी चाहिए। ऑर्डिनरी, क्या ये प्रायर पीरियड में जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, डिस्प्यूट चल रहा था, लिटिगेशन सेटल हुआ, है ना, ये कोई एरर या ओमिशन नहीं था। अगर तुम्हारे दिमाग में कभी भी आए ना सर ये तो प्रायर पीरियड आइटम है, तुम लोगों को एक थंब रूल दे रहा हूं, जैसे दिमाग चले सर ये तो प्रायर पीरियड है, ये तो पिछले साल की बात कर रहा है, हमेशा ध्यान से प्रायर पीरियड की आइटम की डेफिनेशन को रिकॉल करना, और वहां पर आप सोचना कि इसके अंदर जो है था क्या, ठीक है। जस्ट सेकंड, हेलो। हाँ जी, तो बेटा इसके अंदर क्या है, देखो कोई एरर या ओमिशन नहीं है, तो अगर तुम्हारे दिमाग में एक बार भी आया ना ये प्रायर पीरियड आइटम है, तो आपने पता क्या करना है, आपने वहां पर ये चीज सोचनी है क्या ये एरर और ओमिशन था किसी प्रीवियस पीरियड के अंदर, उस वजह से क्या करंट पीरियड में रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर पिछले पीरियड में एरर या ओमिशन नहीं है ना, तो प्रायर पीरियड में तो देखो वो नहीं जाने वाला। क्लियर है।
तो ये पहला केस क्लियर हो गया कि ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, लेकिन मेटीरियलिटी के चलते हमें इसको डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा। अच्छा, ड्यूरिंग एन एचआर ऑडिट कंडक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 फाइनेंशियल ईयर के अंदर ऑडिट हुआ। कह रहे ट्रेंड सेटर प्राइवेट लिमिटेड ने डिस्कवर करा कि पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं फॉर द रिटायर्ड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स वर कैलकुलेटेड एट अ लोअर रेट सिंस फाइनेंशियल ईयर 22-23। कह रहे कि भी जो पेंशन का अमाउंट कैलकुलेट करा गया, जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करा गया है, वो लोअर रेट के ऊपर कैलकुलेट करा गया कब से, फाइनेंशियल ईयर 22-23 से। तो ये जो एरर है ये इनकरेक्ट एप्लीकेशन की वजह से हुआ, जो भी पेंशन रूल्स थे उसकी आपने एप्लीकेशन गलत अप्लाई कर दी है, उस चलते गलती हुई। कह रहे हैं जो क्यूमुलेटिव शॉर्टफॉल हुआ वो 8 लाख रुपए का आप करंट ईयर में पे कर रहे हो। अब बताओ क्या ये प्रायर पीरियड बन गया? वाई प्रायर पीरियड? क्योंकि मैथमेटिकल एरर था, अरिथमेटिकल एरर था, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था, उसके चलते आप दिखाओगे तो सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, प्रायर पीरियड आइटम है। ठीक है, वाइब चेक इनके कंपनी है, सोशल मीडिया एजेंसी है, उसने रियलाइज करा 25-26 के अंदर दैट एक क्रिएटर फंड पे आउट ऑफ ₹50,000 वाज नेवर रिकॉर्डेड। कहने एक क्रिएटर जो था, ठीक है, उसको कोई पैसे देने थे, पे आउट उसका 50,000 था, कह रहे हैं वो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन जब करी गई तब पता लगा कि जो अप्रूवल ईमेल है वो एक्सीडेंटली डिलीट हो गई थी, क्योंकि एक इंटर्न जो था उसने गलती से डिलीट कर दी, और पेमेंट जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने ओवरलुक कर दी, ध्यान नहीं दिया कि पेमेंट का हो गया। तो मुझे बताओ क्या ये क्या चीज है? क्या ये भी प्रायर पीरियड है? रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना, 23-24 में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और 25-26 में जाके पता लगा यार 23-24 में रिकॉर्ड ही नहीं करा था। तो प्रायर पीरियड है, क्योंकि क्या है, ये गलती थी। अच्छा, while finalizing the accounts for financial year 24-25, Omega Limited discovered that inventory sheets of financial year 23-24 were incomplete. 2 pages containing inventory worth rupees 14.5 lakh were missed, resulting in the undervaluation of closing stock. तो क्या ये भी एक गलती थी? दो दो पेजेस मिस हो गए थे, तो प्रायर पीरियड आइटम है तो सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए होगा। चलिए नेक्स्ट, अ थेफ्ट ऑफ द रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज 10 लाख अकर्ड इन 23-24 एट आर वेयर हाउस ड्यू टू वीक इंटरनल कंट्रोल। कह रहे हैं जो थेफ्ट है वो हमें फिजिकल वेरिफिकेशन में पता लगा, वो भी 24-25 में जाकर। ठीक है, चोरी कब हुई थी? 23-24 में। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल वीक थे, उसके चलते हमें पता कब जाके लगा? 25-26 में, 24-25 में जाके पता लगा। तो मुझे बताओ क्या ये भी प्रायर पीरियड आइटम है? क्लियर होता है? चलिए, कह रहे हैं एक अमाउंट 60,000 रुपए का सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आ रहा था इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर मोर देन 5 ईयर्स। पिछले 5 साल से बेटा 60,000 रुपए का अमाउंट आ रहा है। मैनेजमेंट ने कंक्लूड करा कि अमाउंट जो है अब वो पेबल नहीं है, और डिसाइड करा कि इसको राइट ऑफ करेंगे करंट ईयर के अंदर। तो मुझे बताओ इसको क्या बोलोगे? एस्टिमेट या ऑर्डिनरी एक्टिविटीज? एस्टिमेट कैसे चलिए बता, अप्रोक्सीमेशन के बेस के ऊपर है। मैं कह रहा हूं मेरी किताबों के अंदर 60,000 रुपए का एक टेबल आ, और पिछले 5 सालों से चल रहा है। ठीक है, अब मैनेजमेंट ने कंक्लूड करा कि भाई ये अमाउंट देना ही नहीं है, तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नहीं हुआ क्या? आप बेसिकली पुराने बैलेंस को राइट ऑफ करके चल रहे हो। ये एस्टिमेट में चेंज थोड़ा ना है, और ना ही ये प्रायर पीरियड आइटम है। क्लियर है? तो ये ऑर्डिनरी ही है। गॉट इट? चल सकता हूं आगे? अगला देखो जरा, अगला है एक जीएसटी की डिमांड आई हुई थी रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 was received by company in March 24. Due to oversight, the demand was neither recorded nor paid and finally settled in 24-25. 23-24 के अंदर डिमांड आ गई थी, ओवरसाइट के चलते तुमने उसको ना तो रिकॉर्ड करा, ना पे करा, ना सेटल करा। तो लेकिन 24-25 में जाके फाइनल सेटलमेंट हुई, तो क्या है? प्रायर पीरियड। जब तुम अकाउंट्स फाइनलाइज कर रहे थे 24-25 के, ऑडिटर ने नोटिस करा कि जो बोनस पेबल थे 23-24 के वॉज नॉट प्रोवाइडेड ड्यू टू क्लैरिकल। बोलो ये भी क्या हो गया? प्रायर पीरियड। अप्रैल 2025 में गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दिया मिनिमम वेजेस रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम जनवरी 25। अप्रैल 25 में, जनवरी 25 से रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट से वेजेस क्या करे? रिवाइज। कंपनी कह रहे हैं कि उसको एडिशनल वेजेस देने पड़ेंगे कुछ पास्ट मंथ्स के। बोलो ये क्या है? प्रायर पीरियड नहीं है क्या? एरर और ओमिशन था। वही तो बोला कि तुम पास्ट ईयर देके पेपर में यही गलती करोगे, तुम कहोगे भाई प्रायर पीरियड, वो प्रायर पीरियड है ही नहीं। क्या एरर और ओमिशन था? बेटा अप्रैल 2025 में हमने बोला कि हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रिवीजन करके चल रहे हैं,
अगर रेट्रोफैक्टिव से रिवीजन करके चल रहे हो तो क्या होना चाहिए वो, क्या ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नहीं हो जाएगा? क्या इसकी क्लासिफिकेशन जो होनी चाहिए, क्या ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में इसकी क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए? बोलो जरा, क्लियर है? चलें आगे, अगले एग्जांपल में चलूं। रेंटल इनकम जो है 1.2 लाख भी इसकी रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 वाज ओमिटेड फ्रॉम अकाउंट्स ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ बैंक कंफर्मेशन। कह रहे हैं बैंक से कंफर्मेशन ना आने के चलते रेंटल इनकम जो है वो अकाउंट्स के अंदर हमने लिखी नहीं। बोलो क्या हो जाएगा ये भी, क्या ये भी प्रायर पीरियड हो जाएगा? नेक्स्ट चलें। फैक्ट्री डिस्ट्रॉयड बाय रेयर साइक्लोन। कह रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लोकेटेड थी इन एक ऐसे एरिया में, कह रहे हैं जिसमें कोई साइक्लोन की पुरानी हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होगी किसी रेयर साइक्लोन के चलते, मैसिव लॉसेस हुए। बोलो कौन सी आइटम है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया। नेक्स्ट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट ने कंपल्सरी क्या कर ली, कंपनी की फैक्ट्री जमीन एक्वायर कर ली है, ठीक है, फॉर अ पब्लिक हाईवे प्रोजेक्ट, और एक कंपेंसेशन दिया उन्होंने सब्सटेंशियल गेन, तो ये भी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। नेक्स्ट, एक होटल जो है वो ऑपरेट हो रहा था एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, ठीक है, उसके अंदर सडन टेररिस्ट अटैक हो गया। तो यहाँ पे जो भी लार्ज कॉस्ट है रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इनक्रो हुई, वो भी क्या है बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, एक रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो डिस्ट्रॉयड कर दी है रेयर क्लाइमेटिक फिनोमिनन ने नेवर एक्सपीरियंस इन द रीजन अर्लियर, रीडिंग टू शट डाउन ऑफ ऑपरेशन। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक फायर लगी फैक्ट्री शेड के अंदर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिससे प्लांट एंड मशीनरी का कुछ हिस्सा क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया, तो ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हाँ एक चीज आ जाती है कि अगर मान लो ऑर्डिनरी बिजनेस में आपने रिस्क कवर लेके रखा हुआ है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए बेसिकली ये ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे। इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस शॉक। कह रहे हैं एक फैशन रिटेलर जो है उसके पास 20 लाख की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, अब मार्केट ट्रेंड में क्या हो गया? चेंज हो गया, तो एनआरवी जो है वो फॉलो की कितने की रह गई? 2 लाख रुपए की। तो बोलो ये क्या है? ऑर्डिनरी में पहली आइटम याद आ रही है कि राइटिंग डाउन ऑफ द कॉस्ट टू एनआरवी, तो ये क्या है? ऑर्डिनरी है, ठीक है। सेल ऑफ आइडल लैंड। कह रहे लिक्विडिटी इश्यूज को मीट करने के लिए कंपनी ने एक लैंड बेच दी जो उसको नहीं चाहिए फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए, और उसके ऊपर सब्सटेंशियल प्रॉफिट हुआ। बोलो क्या है? ऑर्डिनरी में ही आएगा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, एक लॉन्ग पेंडिंग कस्टमर लॉ सूट था, वो करंट ईयर में सेटल हुआ, ठीक है, और लार्ज सेटलमेंट पे आउट देना पड़ा, क्या है? ऑर्डिनरी है। कंपनी ने क्या कर दिया? एक डिवीजन शट कर दिया और हैवी रीस्ट्रक्चरिंग और इंप्लॉय कंपेंसेशन कॉस्ट इंकर हुई है। बोलो क्या लग रहा है? ऑर्डिनरी। एक हमने डिवीजन शट डाउन करा है, डिवीजन शट डाउन करने के चक्कर में हमने हैवी रीस्ट्रक्चरिंग करी, याद करो रीस्ट्रक्चरिंग वाला पॉइंट था उसके अंदर। समझ में आ रहा है कि मैंने बे टैक्सी क्यों पढ़ा? बेटा बस मुझे इतना बता दो, मैंने आपके वहां से 19 की स्टडी करी, ठीक है। आई एम जस्ट आस्किंग यू वन बेसिक क्वेश्चन, बट ठीक है, मैंने जितनी केस स्टडीज करी, क्या किसी केस स्टडी के अंदर प्रॉब्लम आई कि सर ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? क्या किसी में प्रॉब्लम आई? नहीं। जब एक चीज प्रैक्टिकली सोच के देखो, जब मैं एआई को यूज करके, चैट जीपीटी यूज करके, जब मैं केस स्टडीज बना सकता हूँ प्रॉम्प्ट देकर, तो वहां जो पेपर सेटर बैठे हैं, वहां जो आईसीआई बैठा है, जो स्पेसिफिकली इसकी एग्जामिनेशन बॉडी जिस पार्ट के लिए बैठी है, क्या वो नहीं बना सकती? मेरा यहाँ पर आपको वो जो बताने का ये चीज एजेंडा है वो है क्या चीज, आप देखो। मैं एंड मैं आप कर रहा हूँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई एम डूइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन बैचेस, ठीक है। आप लोगों को याद होगा इससे पहले भी एक हमने टॉपिक करा था, एक स्टैंडर्ड किया था, जिसके अंदर मैंने तुम्हें कहा था एक टॉपिक के अंदर कि चलो बताओ कि ये एमएसएमई है या क्या, याद आ रहा है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेम आई डिड फॉर दिस स्टैंडर्ड। देखो बेटा सीधी सी बात है, आप एक चीज समझ लो, तुम लोग ये कहो कि सर स्टैंडर्ड चेंज कर दो, कि भी डिस्क्रिप्टिव है सर, इतना बोरिंग सा है, कौन पढ़ने बैठेगा? तुम लोग को स्टैंडर्ड चेंज कर दो, आई कैन नॉट डू दैट। मैं तुम लोगों के लिए ये कर सकता हूं कि यस आई कैन क्रिएट केस स्टडीज टू मेक द स्टैंडर्ड एज प्रैक्टिकल एज फॉर यू। मुझे कहो क्या ये स्टैंडर्ड डिफिकल्ट है? इस स्टैंडर्ड में गिन के 5 चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखो। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, बस तुम्हें ये 5 चीजें पता है तो स्टैंडर्ड खत्म है। तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए, ऑर्डिनरी का क्या मीनिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या मीनिंग है, प्रायर पीरियड आइटम का क्या मीनिंग है, तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए।
तुमने घर जाकर एक बार अपने लेवल पे इस स्टैंडर्ड का बेयर टेक्स्ट दोबारा रीड कर लिया ना, उसको तुम्हें इसका बेयर टेक्स्ट उठाने की जरूरत नहीं है। उसका सीधा बोलता हूं मैं, 1 पेज की एक समरी जो है तुम लोगों को लिखवा दूंगा, दे दूंगा, वो 1 पेज की समरी करना, ठीक है। और साथ में क्या करोगे, क्वेश्चंस करना, तुम्हारा डन है। एक बार घर जाके ये केस स्टडीज को दोबारा रीड करो जो मैंने 40 दिए हैं, बस एक बार, उसके बाद चाहे इसको साइड में रख देना, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो ऐसे टॉपिक होते हैं उसके अंदर हमें क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा टाइम लगाना होता है। डन। चलो, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन क्विकली। अ लार्ज प्रोविजन क्रिएटेड इन अर्लियर ईयर्स, वो रिवर्स हुई है करंट ईयर के अंदर, ये भी क्या है, ऑर्डिनरी है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से मैंने आपको क्या करा है, आई हैव गिवन यू 20 मोर केस स्टडीज, ठीक है, सिनेरियो फॉलोड बाय दिस। और उसके बाद मैंने क्या करा है कि सर हमें ना दोबारा से रिवाइज करना है, हमने क्या करना है, दोबारा से रिवाइज करके चलना है, लेकिन ना टाइम कम लगे तो क्या करेंगे। देखो मैंने क्या करा, जिस आखिरी पेज पे जाके देखो, आखिरी 2 पेजेस, जो 40 केस स्टडीज थे, जो भी 40 केस स्टडीज थे, मैंने सारे के सारे केस स्टडीज के जो हैं उसकी एक समरी बना दी साथ में, कि कोर इशू क्या था, क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। और इवन मैंने रेलेवेंट पैराग्राफ पर दे दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि अच्छा यार ये प्रायर पीरियड में क्यों आया, कोई बात नहीं, जाओ स्टैंडर्ड में जाओ, वहां स्टैंडर्ड में जाके पैराग्राफ नंबर देखो 4, ठीक है, 4 का .3 देखो और 15 देखो, तुम्हें पता लग जाएगा प्रायर पीरियड में क्यों। अब तुम्हारा टास्क क्या है, आज घर जाके बेसिकली, और प्लीज ये आज ही करना है, माना सैटरडे है, ठीक है, बट सिर्फ 15 मिनट। क्या 15 मिनट बहुत ज्यादा है, क्या 15 मिनट बहुत ज्यादा है, हैं किसी को लग रहे हैं, बता दो, हैं, नहीं ना। क्या घर जाके हम 15 मिनट दे सकते हैं, जस्ट यू हैव टू गिव 15 मिनट्स एट होम, जो 20 केस स्टडीज है वो पढ़ोगे, उसके अंदर कोई डाउट आएगा वो आप मेरे से पूछोगे, ठीक है, दैट्स इट। बस इतना करना है तुमने, और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद बस अपने टेस्ट की तैयारी करना। मंडे को मेरी आपके साथ क्लास जो है वो नहीं होगी, सो वी विल हैव आवर नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे। सर ट्यूसडे को भी क्लास नहीं लोगे, नहीं सर, ट्यूसडे को तो तुम लोग मुझे टेस्ट दे रहे थे ना, तो ट्यूसडे को मैं क्लास क्यों लूंगा, है। यस, मंडे को टेक्स्ट की लंबी क्लास है बच्चे, ठीक है, डन। चलिए जी।